स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग हिस्ट्री की लेक्चर्स लगातार करते आ रहे हैं और उसमें हम लोग लगभग सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं, है ना? और हम लोगों का कुछ-कुछ टॉपिक्स ही बचा हुआ है। जैसे हम लोगों का गुप्त काल बचा हुआ है, गुप्त के बाद गुप्त उत्तर काल बचा हुआ है हम लोगों का, ठीक? फिर उसके बाद हमारा सारा जो प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस, ठीक? पर गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने से पहले इस इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पुराना वाला पूरा क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक? तो देखिए, हम लोग 16 महाजनपद स्टार्ट किए थे, ठीक? तो 16 महाजनपद में आप लोगों को पूरे 16 के 16 महाजनपद नहीं देखने थे, बस कुछ-कुछ के नाम आप लोगों को याद रखने थे और उनकी राजधानी याद रखनी थी, ठीक? उसके बाद है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य, है ना? सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य क्या था आपका? मगध था, है ना? मगध महाजनपद, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, ठीक? तो हम लोग उसमें देखे थे कि हम लोगों को 7 डायनेस्टी पढ़नी थी, ठीक? तो 7 डायनेस्टी क्या-क्या थी? एक था आपका हर्यक वंश था, है ना? तो हर्यक वंश के बारे में हम लोग देखे थे कि उसमें सिर्फ 3 ही लोगों को हम लोगों को याद रखना था। कौन-कौन? बिंबिसार को याद रखना था। बिंबिसार का बेटा कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन? उदयन। इन तीनों को याद रखना था, ठीक? और देखिए, मगध की स्टार्टिंग में राजधानी क्या थी? बोलो ना, बोलो ऐसे ही। हाँ, गुप्त उत्तरकाल। प्राचीन वाला कर देना, ठीक। तो देखिए, हम लोग 7 डायनेस्टी पढ़ना था, तो 7 डायनेस्टी में हम लोग पहले क्या पढ़े थे? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में आप लोगों को 3 लोगों के नाम याद रखने थे। कौन 3 लोग? बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, ठीक? तो देखिए, मगध की स्टार्टिंग राजधानी क्या थी आपकी? गिरिब्रज थी, ठीक? उसके बाद क्या? राजगृह, फिर उसके बाद जो उदयन होता है, वो नया पाटलिपुत्र शहर बसाता है और उसी को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है, ठीक? इन चीजों को याद रखिएगा। और मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा सशक्त कब हुआ है? बिंबिसार और अजातशत्रु के समय। और एक बात और याद रखना है अजातशत्रु का आप लोगों को, यही अजातशत्रु है जिसके शासन काल में पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक? बौद्ध संगीति पहली बार कब हुई थी आपकी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। देखिए, इसको रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक? इसमें रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, अभी हम लोग फर्स्ट क्या चर्चा किए? हर्यक वंश, मतलब हम लोग को टोटल 7 डायनेस्टी देखना है, ठीक? तो हर्यक वंश देखिए, सबसे पहले तो हर्यक वंश में 3 लोगों को याद रखना है आप लोगों को। कौन? बिंबिसार। बिंदुसार कौन है? बिंदुसार अगर बोला जाए तो बिंदुसार कौन? चंद्रगुप्त मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो उसका बेटा है बिंदुसार, ठीक? हर्यक वंश में बिंबिसार आता है, ठीक? उसके बाद इसका बेटा क्या हो जाता है? अजातशत्रु। उसके बाद कौन आ जाता है? उदयन, या इसी को उज्जैन भी बोलते हैं, ठीक? उद्यन या उद्दीन, है ना? ऐसा करके इसको बोला जाता है, ठीक? उद्यन। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोगों को बिंबिसार और अजातशत्रु के समय ही क्या है, ये लोग मगध साम्राज्य के हैं ना, मगध साम्राज्य क्या हो जाता है? सशक्त हो जाता है। स्टार्टिंग में राजधानी मैंने क्या बताया आप लोगों को? गिरिव्रज थी, उसके बाद क्या? राजगृह, उसके बाद जो उज्जैन होता है, ये क्या करता है? पाटलिपुत्र नामक शहर बसाता है ना? पाटलिपुत्र नामक शहर बसाता है और उसी को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है, ठीक? इन चीजों को बस इतने यहाँ से याद रखना है। और इस वंश का एक इंपॉर्टेंट चीज, अजातशत्रु। अजातशत्रु का क्या याद रखना है कि इसी के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति होती है, ठीक? प्रथम बौद्ध संगीति। राइटिंग समझ नहीं आएगा तो जैसे आप लोग नोट्स बना रहे होगे तो मैं जो बोलती हूँ उसको सुन के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक? क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, ठीक? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक? अजातशत्रु के समय, और कब होता है? 483 ईसा पूर्व में होता है, ठीक? 483 ईसा पूर्व में होता है। इन चीजों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक? प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? अजातशत्रु के समय। तो जब मैं पूरा बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति जब बौद्ध धर्म वाले में पढ़ाई थी तो मैं बोली भी थी अजातशत्रु आ आ जो है आपका वो क्या है? जो आप अनाराम लिखते हो है ना पूरा, उसका फर्स्ट अक्षर है तो अजातशत्रु। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल के बाद, है ना? कब होता है? 383 ईसा पूर्व में होता है ना? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय में? काल अशोक, कालाशोक। कालाशोक को ही क्या बोलते हैं? काकवर्मन या काकवर्ण, ठीक? इन चीजों को भी याद रखना है। फिर उसके बाद जो थर्ड बौद्ध संगीति होती है आपकी, थर्ड बौद्ध संगीति वो किसके समय में होती है? फिर अशोक के समय में होती है, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या रहता है बेटा? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक, जो क्या करता है? अपने 99 भाइयों की हत्या करता है ना? तो वो जो अशोक होता है उसके काल में होती है तृतीय बौद्ध संगीति। कब होती है? 250 ईसा पूर्व में, ठीक? कब होती है? 250 ईसा पूर्व में। फिर सबसे लास्ट जो बौद्ध संगीति होती है आपकी, है ना, जो कुषाण वंश का जो कनिष्क रहता है उसके शासन काल में होता है। कब होता है? पहली सदी ईस्वी में, ठीक? इन चीजों को क्या रखना है आप लोगों को? एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्या बनेंगे? क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक? यहाँ से आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते ही हैं।
ठीक लगा है ना मैम? ठीक, चारों आप लोगों का क्या हो जाएगा, चारों बौद्ध संगीति याद रखनी है। तो फर्स्ट अभी जब हर्याकवंश देख रहे हैं तो अजातशत्रु को याद रखिएगा कि अजातशत्रु के समय क्या हुई, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है, बड़े लोग आते हैं ना, बड़े लोग आते हैं। तो कौन था इसका अध्यक्ष, महाकश्यप। कौन था इसका अध्यक्ष, महाकश्यप। संरक्षक कौन था, अजात शत्रु था, है ना, अजात शत्रु था। ठीक, इन बातों को क्या रखना है आप लोगों को, पूरा अच्छे से याद रखना। और कहाँ हुआ था फर्स्ट बौद्ध संगीति, कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। अब बढ़े नेक्स्ट, देखिए अब हर्याकवंश में बस इतना ही याद रखना। ठीक, उद्यान के बारे में क्या याद रखना कि पाटलिपुत्र नगर बसा के क्या करता है, उसी को ही अपनी राजधानी बनाता है। अब हर्याकवंश के बाद क्या देखेंगे हम लोग, शिशु नागवंश। ठीक, शिशु नागवंश के बारे में चर्चा नहीं किए थे, पर जो व्यक्ति है आपका कालाशोक, कालाशोक है ना, जिसको काकवर्मन भी बोलते हैं, वो शिशु नागवंश का ही है। ठीक, जितने राजा के नाम बस पढ़ा रहे हो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। और जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हम लोग का थ्योरी क्लास में मिस होता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एमसीक्यू जब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम देख रहे हैं, लूसेंट्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके, और घटना चक्र के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक, तो आप लोग को इतना करने के बाद कोई दूसरा बुक गाइड लेने करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से सारा कंक्लूजन हो जाएगा। और क्वेश्चंस देखिए जब आते भी है ना, तो आपको सारे आपके कंटेंट क्लियर हैं, आपके सारे कंटेंट क्लियर हैं, तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जैसे अगर कूट वाइज भी पूछा है, आप लोग को 2-3 कूट पता है, या दो कूट पता है, या एक कूट भी पता है, तो उसी से ही गैस करके आप क्वेश्चन के आंसर के समीप पहुंच जाते हो, है ना। तो ये सारे जो भी कंटेंट्स हैं उतनों को याद रखना, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, बेसिक से ही आप स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे कूट वाले हो चाहे वन लाइनर हो, सारे बनते हैं। ठीक, स्टैटिक पोर्शन को क्लियर रखिए। अब देखिए शिशु नागवंश में सिर्फ आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, किसका नाम याद रखना है आपको, काल अशोक। किसका नाम, काल अशोक का नाम याद रखना है। ठीक, काला अशोक, या इसी को ही क्या बोलते हैं, काक। ठीक, इसी को ही क्या बोलेंगे, काला अशोक, या इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, काक वर्मन। ठीक, काक वर्मन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो काला शोक रहता है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। पहली की 483 ईसा पूर्व हुई, बाद की फिर 100 साल 383 ईसा पूर्व में हुई। ठीक, 383 ईसा पूर्व में हुई। ठीक, अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है, कहाँ होती है, तो मैंने बताया था 483 ईसा पूर्व में हो रही है, कहाँ हो रही है, राजगृह में। और 483 ईस्वी को ही क्या हुआ था आपका, बौद्ध जी को महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है, या उसी को ही मृत्यु भी बोला जाता है ना। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति को मैंने ये बोल के याद कराया था कि ये 100 साल बाद हो रहा है, प्लस जहाँ पे महावीर महावीर जैन जी का जन्म हुआ है आपका, कहाँ, वैशाली के निकट कुंडग्राम, है ना। वही वैशाली को याद रखना है। तो कहाँ हुआ था आपका द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, कहाँ पे हुआ था आपका, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका ये जो हो रहा है सेकेंड बौद्ध संगीति, है ना, सेकेंड बौद्ध संगीति कहाँ हो रहा है आपका, वैशाली में हो रहा है, वैशाली में। ठीक, अब देखिए पहले कौन बने इसके अध्यक्ष, महाकश्यप बने, महान लोग आए पहले, फिर उसके बाद सभा लगती है ना। इसके अध्यक्ष कैसे याद कराई थी मैं, पहले महान लोग आएंगे, महाकश्यप, फिर उसके बाद सभा के लोग आएंगे, तो सभा कामी, है ना, सभा कामी, ऐसे करके हम लोग याद किए थे। इसके क्या बोलते हैं, ये अध्यक्ष का नाम सभा, सभा का भी। ठीक, सभा का भी। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसको भी याद रखिएगा ना, ये अध्यक्ष है। संरक्षक कौन कर रहा है, कालाशोक, इसी को ही काकवर्मन बोलते हैं, कालाशोक या काकवर्मन, है ना। ठीक, 383 ईसा पूर्व में सेकंड बौद्ध संगीति होती है। सभा कामी कहाँ होती है, वैशाली में होती है। ठीक, इतने को याद रखना है शिशु नागवंश वाले में। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, हर्यक वंश के बाद शिशु नागवंश, शिशु नागवंश के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, नंद वंश, है ना। तो नंद वंश, ये रिविजन क्लास है ना, रिविजन हो रहा है, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए नंद वंश में आप लोग को क्या याद रखना था, पहला जो है कौन, महापद्मनंद, महापद्म नंद। ठीक, महापद्म नंद। और दूसरा क्या है, घनानंद, घनानंद को ही नंद भी बोलते हैं। घनानंद नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि अत्यधिक लोभी, लालची, है ना, मतलब कि धन का लोभी था, इसलिए घनानंद। अब देखिए नंद वंश जो है, यहाँ पे जो महापद्मनंद के बारे में आप लोग को 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या,
नंद वंश का सबसे सशक्त शासक था, है ना? महापद्मनंद। इसको क्षत्रिय हंता भी बोला जाता है। क्यों क्षत्रिय हंता बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? क्षत्रियों का नाश किया था। और दूसरी बात, ये खुद ब्राह्मण थे। इस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण अ, है ना? ये खुद ब्राह्मण थे, है ना? महापद्मनंद जो थे और क्षत्रियों का नाश किए थे। मतलब ब्राह्मण साम्राज्य एक तरीके से लेके आए, ऐसा बोल सकते हैं। और इन्हीं का ही जो पुत्र होता है, कौन होता है आपका? घनानंद। कौन होता है? ये घनानंद। इसी को ही नंद भी बोलते हैं, घनानंद। धन के लोभी के कारण इसका नाम घनानंद पड़ा। बहुत ही अय्याश प्रवृत्ति का रहता है ये, है ना? और देखिए, मगध साम्राज्य में ही रहता है ये। तो इसी के ही शासन काल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं घनानंद से संबंधित। कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सिकंदर कौन से राजा के समकालीन था? तो कौन से राजा के समकालीन था? घनानंद के समकालीन था करके फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड आपका जो रहता है, चाणक्य जी, तक्षशिला के आचार्य, है ना? तो उसी को ही क्या-क्या बोलते हैं हम लोग? विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, तीनों चीज़ बोलते हैं उनको। तो सिकंदर जो है, सिकंदर के बारे में भी हम लोग पूरा कहानी सार से देखे थे। सिकंदर कौन था? मकदूनिया का शासक था आपका, है ना? मकदूनिया का शासक था जो ग्रीक देश के अंतर्गत आता है ना? तो वहाँ से वो शासक क्या है, विश्व विजय के अभियान के लिए निकलता है। उसके गुरु कौन होते हैं? अरस्तु। और उसके पिताजी का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या नाम रहता है उसके पिताजी का? नाम फिलिप। देखिए, इतिहास जो है उसको कहानी के तरीके से सुन के आप लोगों को उस चीज़ को याद रखना है, ठीक? कहानी को रटाया जाता है क्या? उसको सुना जाता है और उसको याद रखा जाता है। जैसे हम लोग को बचपन में कुछ भी कहानी सुनाए होंगे, आज भी हम लोग को याद है। हम लोग उसका रिवाइज़ नहीं करते। और हम लोग को याद है। तो इतिहास को पढ़ने के सबसे अच्छा साधन ये है कि आप उसको कहानी के जैसा सुनो, ठीक? और उसको याद रखो। यहाँ पे ट्रिक लगाओगे तो फिर ट्रिक को याद करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? और जहाँ पे ट्रिक या कुछ संबंधित होते हैं, जैसे यहाँ पे बौद्ध वाला देखे हम लोग, तो 483, उसके 100 साल बाद 383, फिर उसके बाद और 100 साल बाद करा था, पर 250 में हुआ। फिर लास्ट वाला प्रथम मतलब पहली सदी ईस्वी में हुआ, है ना? तो ऐसे टाइप का रहता है। तो कुछ-कुछ जो है बातें हैं, है ना? उनको ट्रिक और कुछ-कुछ बातों को सुन के कहानी के जैसे याद करना पड़ता है, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग घनानंद के बारे में बात कर रहे थे, तो वही है, सिकंदर जो है विश्व विजय के अभियान के लिए निकलता है और वो कहाँ पे बैटल ऑफ गॉग मेला से प्रसिद्धि पाता है ना? कैसे? उसमें एक जगह 2.5 लाख सेना होती है और उसकी 50,000 बस सेना होती है। फिर भी वो क्या करता है, 2.5 लाख सेना को हरा के है ना? 2.5 लाख सेना को हरा के विजय प्राप्त करता है। वहाँ से वो सर्वात प्रसिद्धि पाता है। इसकी खबर किसको लगती है? चाणक्य जी को, जो तक्षशिला में बैठे रहते हैं आचार्य उनको। तो वो बोलते हैं कि ये भारत में आक्रमण करने के लिए आया है, उससे पहले यहाँ के जो जनपद है ना, जो 16 महाजनपदों में बँटा है, तो सबसे सशक्त जो केंद्रीकृत में है क्या है? मगध। वहाँ के राजा को जाके इसके बारे में क्या है, विचार-विमर्श करना चाहिए, ताकि वो क्या करे, केंद्रीकरण करे, भारत को अखंड बनाने का काम करे। जो महाजनपद है 16 भागों में बँटा हुआ है ना? 16 महाजनपदों में बँटा हुआ है, उनको क्या करे, वो सशक्त करे, ठीक? तो वो जाते हैं, पर ये घनानंद क्या करता है, अपमान करके उनको भगा देता है ना? तो यहीं से ही इसका विनाश शुरू हो जाता है घनानंद का, समझ लीजिए। क्योंकि वहाँ पे चाणक्य जी ये कसम खाते हैं कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बाँधूँगा जब तक तुम्हारे रक्त से इस शिखा को स्नान ना करवा लूँ तब तक, ठीक? तो वो क्या करते हैं, एक बालक को, एक नॉर्मल से बालक को वो क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य बनाते हैं, उसको पूरा अच्छे तरीके से सशक्त करके, है ना? उस बालक का नाम क्या रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य नाम रहता है उसका। और मौर्य वंश का वो क्या रखता है, शासन का नींव रखता है, ठीक? इतनी बातों को अच्छे से याद रखिए, ठीक? सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद आपका, है ना? उत्तर वैदिक काल, ठीक? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल। तो इन चीज़ों का बार-बार रिवीजन करवा चुके हैं हम लोग, जो फर्स्ट 2, 3, 4 लेक्चर है। इसलिए यहाँ पे महाजनपद से मैंने रिवीजन करवाया है, ठीक? यहाँ पे मैंने महाजनपद से रिवीजन करवाया है, ठीक? अब देखिए, ये जो वही जो चंद्रगुप्त मौर्य बालक होता है ना? तो वही क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रखता है, नींव रखता है ना? और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं फिर? चाणक्य जी ही बनते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य शासन के बारे में आप लोगों को किन-किन लोगों से पता चलेगा? मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है आपका, है ना? मेगास्थनीज की इंडिका से। अब मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का दूत था, जो क्या है, मगध साम्राज्य में के दरबार में बैठता था, है ना? सेल्यूकस का दूत। अब ये सेल्यूकस कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर जो रहता है, वो क्या रहता है, सिकंदर का क्या रहता है, सेनापति, थल सेनापति, है ना? वो वापस ग्रीक ना जाके वहीं अपनी साम्राज्य बसा लेते हैं, सेल्यूकस करके, है ना? और उसी की बेटी का विवाह किसके साथ होता है? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। तो दूत भेजता है वो मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज की इंडिका के बुक के बारे में भी आपका एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, है ना? जैसे अभी करंट में एडीओ के एग्जाम में भी आया था कि मेगास्थनीज के बुक जो इंडिका है उसमें
दास प्रथा का प्रचलन है कि नहीं करके, है ना? जबकि वो दास प्रथा का प्रचलन नहीं है करके बताया है अपनी बुक में, प्लस ये भी बताया है कि 7 जातियों में बँटा था करके, ठीक? इन बातों को याद रखिएगा। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखदत्त की, है ना? तो विशाखदत्त का कैसे याद रखें? जिसका विशाल है दाँत, कौन है? राक्षस, है ना? मुद्रा राक्षस। इसका भी इसके मौर्य वंश के बारे में भी इससे पता चलता है, आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मौर्य वंश में हम लोग क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हो जाता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी देखे थे कि किस प्रकार से मतलब कि उसकी माँ जो है भोजन करते रहती है, तो उसमें जहर रहता है, तो उसके शरीर में फैल जाता है, तो बच्चे को ना फैले करके बच्चे को तुरंत निकाला जाता है ना? तो भी उसके माथे के पास थोड़ा-सा आ जाता है। ये श्रुति है ना, श्रुति बातें, तथ्य नहीं है, बस सुनो, कहानी सुनो, उसके हिसाब से फिर आप लोग पेपर में बनाइएगा, जैसे भी कूट-वूट पूछा जाए, ठीक? तो बिंदु टाइप का हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है? बिंदुसार, है ना? और बिंदुसार का ही जो बेटा रहता है, वो कौन रहता है? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, फिर बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। और उसके 99 भाई भी रहते हैं, है ना? 99 भाइयों की अपनी क्या करता है? वो हत्या करके, है ना? अपना साम्राज्य स्थापित करता है अशोक। अशोक के बारे में भी बहुत सारी बातें देखने को मिली थी हम लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य वाले में यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, मौर्य वंश के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, ठीक? क्या-क्या देख लिए? हर्यक वंश देख लिए, शिशुनाग वंश देख लिए, नंद वंश देख लिए, अब क्या देख रहे हैं? मौर्य वंश, है ना? तो मौर्य वंश में क्या-क्या याद रखना था? चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना था। चलिए मेरे साथ-साथ बोलते जाइए आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य। आज जो हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे आज, ठीक? पर जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है, और गुप्त वंश में जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ोगे वो आगे राजा है ना। श्रीगुप्त उसके क्या रहते हैं? गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं, ठीक? इन बातों को चर्चा करेंगे जब गुप्त साम्राज्य आज डिस्कस करेंगे, ठीक? आज रिवीजन चल रहा है, ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद इसका बेटा कौन आ जाता है? बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद कौन आ जाता है आपका? तीसरा अशोक, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो देख लिए, है ना? और मालवा, गुजरात ये सारे प्रदेश को जीता रहता है। मगध सबसे ज़्यादा सशक्त फिर ये इनके द्वारा बनता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर बिंदुसार आया, बिंदुसार का बेटा अशोक को इम्पोर्टेंट रखना है। क्यों इम्पोर्टेंट रखना है? क्योंकि अशोक के समय में ही क्या होता है आपका? तृतीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक? तृतीय बौद्ध संगीति। संगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है, ठीक? कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। तो इस वंश से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक? इस वंश से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, और पाटलिपुत्र की राजधानी कौन बनाया था सर्वप्रथम करके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना? ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने को मिलता है। फिर उसी के बाद ये भी चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त क्या है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और आपका क्या? पश्चिम भारत और उत्तर-पश्चिमी दक्कन, ये सब अपने साम्राज्य में क्या किया था? शामिल किया था। इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जब मौर्य वंश के बारे में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी कौन बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। और वहीं हम लोग जब हर्यक वंश पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखे थे हम लोग कि पाटलिपुत्र कौन बसाता है? उद्यन, और उद्यन ही क्या बनाता है उसको? राजधानी, ठीक? इन बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे थे? अशोक जो है क्या करता है? तृतीय बौद्ध संगीति कराता है। कहाँ पे कराता है? पाटलिपुत्र में। कहाँ कराता है? पाटलिपुत्र में कराता है। और कब कराता है? 250 ईसा पूर्व में कराता है, ठीक? कब कराता है? 250 ईसा पूर्व में कराता है, ठीक? इनको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक? इन बातों को भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, वो कौन बनता है? मोंगलीपुत्र तिष्य बनता है, ठीक? अध्यक्ष कौन बनता है? मोंगलीपुत्र तिष्य बनता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक? यहाँ पे कौन हो गया है इम्पोर्टेंट? अब देखिए, अशोक ही एक ऐसा शासक था, जो क्या करता था कि धर्मनिष्ठा से ऊपर अपने राज्य के जो लोग हैं, उनको रखता था, है ना? उसका कहना ये था कि प्रजा जब सुख है, तो राजा सुख है। तो उसका एक लाइन भी आता है कि प्रजा सुखम राजा सुखम, है ना? प्रजा सुख है तो राजा सुख है, ये चीज़। और उनका कहना ये भी था, महामात्र महामात्र भी एक अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी। उनका कहना ये था अशोक का कि महामात्र अधिकारी कभी भी मुझसे आके मिल सकते हैं, चाहे मैं आराम करूँ या रानियों के साथ समय व्यतीत करूँ, है ना? या फिर कुछ भी कार्य हो, अगर राज्य का कार्य है तो महामात्र आके मुझे कभी भी मिल सकते हैं। राज्य को क्या रखते थे वो? सर्वोपरि रखते थे, ठीक? इन बातों को याद रखिएगा। और जो अशोक होता है, ये अशोक से रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा, है ना? कि
ये इसके बहुत सारे शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, 14 बृहद शिलालेख के बारे में देखे थे, 7 स्तंभ लेख के बारे में हम लोग देखे थे, है ना? और देखिए, जिसमें कि हम लोग ये देखे थे कि 8वें वर्ष में, है ना? 8वें वर्ष में और 9वें वर्ष से रिलेटेड इनके और 20 वर्ष से रिलेटेड इनके जितने भी शिलालेख हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो रुम्मनदेही अभिलेख जो था इनका, है ना? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुम्बिनी ग्राम का शिलालेख भी बोलते हैं, है ना? लेख भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, लुम्बिनी में जाते हैं अपने, जब ये क्या बोलते हैं, इनको राजगद्दी मिलती है ना, जब इनका राज्यारोहण होता है उसके 20 वर्ष बाद ये कहाँ जाते हैं, लुम्बिनी नामक ग्राम में जाके पूजा करते हैं बौद्ध जी का, और लुम्बिनी नामक ग्राम में ही बौद्ध जी का जन्म हुआ है करके उसको क्या करते हैं, कर से छूट देते हैं। तो इन सब बातों का ज़िक्र उस अभिलेख में दिखने को मिलता है, ठीक? इन बातों को भी याद रखना है आप लोगों को। और देखिए, बौद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? इस चीज़ को भी यहीं पे रिवाइज़ कर लेते हैं। नेपाल क्षेत्र के तराई नामक ग्राम में, है ना? कपिलवस्तु गणराज्य था, और कहाँ पे हुआ था आपका? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक? इन बातों को याद रखिएगा। और महावीर स्वामी जी का तो देख ही लिए थे, कहाँ पे हुआ था आपका? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, है ना? इन बातों को भी याद रखना है। बौद्ध धर्म कब अपनाता है अशोक? इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म कब अपनाता है? कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाता है। क्यों? कलिंग में देखता है भारी रक्तपात हुआ है, जो वहाँ का पानी हो पूरा रक्त से लाल-लाल हो गया है ना? तो इससे वो द्रवित हो उठता है, उसका हृदय द्रवित हो उठता है। उसके बाद ये क्या अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपनाता है, ठीक? और अपनी पुत्र और पुत्री को, अब देखिए इसके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, है ना? कई-कई जगह में थोड़ा अलग नाम भी देखने को मिलता है, पर महेंद्र और संघमित्रा, है ना? इनको श्रीलंका भेजता है, किस चीज़ के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, श्रीलंका के ही जो राजा होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, अशोक का अनुसरण करके वो भी जैसे ये प्रजा को सर्वोपरि रखते हैं, वैसे ही वो भी प्रजा को सर्वोपरि रखते हैं, ठीक? तो अशोक के बारे में सब, अशोक क्या कर रहा है, कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म अपना रहा है, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाते हैं, और जैन धर्म के प्रसार के लिए कहाँ चला जाते हैं, दक्षिण क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, और वहीं पर ही कहाँ पे श्रवण बेलगोल, है ना, जहाँ मैसूर है, वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक, मृत्यु हो जाती है, ठीक। श्रवण बेलगोल वाला भी हम लोग देखे थे, है ना, वहां पे गुमितेश्वर जी की मूर्ति है 57 फीट की, ठीक, मैसूर में। इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक। कौन बनाए थे, गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय, है ना, गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय, ठीक। तो मौर्य वंश में इतना देख लिए हम लोग। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है वृहदत्त, उसकी हत्या करके, वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करेगा कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक, पुष्यमित्र शुंग। अब मौर्य वंश के बाद क्या देखें हम लोग, शुंग वंश देखेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, शुंग वंश। अब देखिए शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग का तो याद रखना ही है आप लोग को, नाम है ना, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो रहता है, वो क्या करता है, जो अंतिम शासक होता है वृहदत्त मौर्य वंश का, उसकी हत्या करके, है ना, ब्राह्मण साम्राज्य, है ना, ये ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण सेनापति होता है उनका, उसकी हत्या करके इस साम्राज्य की क्या करेगा, स्थापना करेगा। अब इसी शुंग वंश में एक और शासक का नाम याद रखना है, किसका, देवभूति, ठीक। अब देवभूति जो है, ठीक, देवभूति, अभी तक क्या क्या देखे हम लोग, हर्यक वंश देख लिए, ठीक, फिर उसके बाद देख लिए हम लोग शिशुनाग वंश देख लिए, ठीक, उसके बाद देख लिए नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, आपका शुंग वंश, है ना, शुंग वंश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 शुंग वंश। फिर उसके बाद कर्ण वंश, आंध्र संतवंश, एक छूट रहे क्या, 1 2 3 6 7, हाँ 7 वंश, शुंग वंश पढ़ रहे हैं अभी, फिर कर्ण वंश देखेंगे, फिर सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश देखेंगे, ठीक। तो देखिए अब इसी देवभूति के बाद, ये जो देवभूति है ना, पुष्यमित्र शुंग तो याद कर ले, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर रहा है, ब्राह्मण साम्राज्य को ला रहा है। एक तरीके से ये निरंकुश था। कैसे निरंकुश था ये, कि मतलब बौद्ध धर्म को ज्यादा ही, मतलब उधर जैन धर्म बौद्ध धर्म ज्यादा तरीके से मतलब प्रचार प्रसार हो रहा था, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है थोड़ा सा दब गया था, तो ब्राह्मण, और वैसे भी वो लोग ब्राह्मण धर्म को चुनौती देते हैं ना, जो बौद्ध धर्म होते हैं, जैन धर्म होते हैं ना, पुराणों को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं, अनिश्वरवादी होते हैं, तो इन चीज़ों से निरुक्त था, तो ये वापस से हत्या करके क्या करता है, अपने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक। अब देखिए देवभूति को क्यों याद रखना है, उसको नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद शुंग वंश के बाद क्या आएगा, आपका कर्ण वंश आएगा। तो कर्ण वंश जो होता है आपका, है ना, कर्ण वंश जो होता है, इसमें जो आपका जो अभी देवभूति देखे है ना, देवभूति की हत्या कौन कर देता है,
देवभूति की हत्या इसका सेनापति कौन कर देता है, वो भी ब्राह्मण ही होता है, वसुदेव, है ना। वसुदेव क्या कर देता है, हत्या कर देता है, हत्या, ठीक, हत्या कर देता है। वसुदेव भी क्या होता है, इसका सेनापति। तो जैसे को तैसा एक तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे पुष्यमित्र शुंग जो है वो किसकी हत्या कर देता है, किसकी हत्या कर देता है, बृहदत्त की, मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक की। वैसे ही यहाँ पे देवभूति की हत्या कौन कर देता है, वसुदेव कर देता है, ठीक, कर्ण वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आता है आंध्र सातवाहन वंश। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट है आपका आंध्र सातवाहन वंश, वाहन वंश, ठीक। तो आंध्र सातवाहन वंश में क्या देखे थे, इसमें इसका जो है आपका संस्थापक याद रखना। तो संस्थापक कौन हो जाएगा, शिमुख, संस्थापक याद रखना आंध्र सातवाहन वंश का, ठीक। अब दूसरी बात इसमें से याद रखना है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो शासक है उसका याद रखना है नाम, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब इसका नाम क्यों याद रखना है आप लोगों को, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी होता है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी होता है, ये वर्ण व्यवस्था को पुनः लाता है ना, सशक्त रूप से उसका प्रचार करता है, इसलिए इसको ब्राह्मण भी कहा गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, ठीक, इसलिए इसको ब्राह्मण भी कहा गया है। इन ये लेटेस्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, उस दिन मैं शायद नोट नहीं करवाई थी, ठीक। गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या करते हैं, वापस से वर्ण व्यवस्था को लाता है ना, जो चरमरा गया रहता है उसको, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को, ठीक। तो ये जो सातों लोग हैं, मतलब जो 7 डायनेस्टी है आपका, ठीक, क्या-क्या देख लिए, हर्यक वंश देख लिए, हर्यक वंश में क्या-क्या है, साथ-साथ बोलिए, चलिए रिवीजन कीजिए। हर्यक वंश में किसको-किसको देख लिए, बिंबिसार को देखे, अजातशत्रु को देखे, उदयन को देखे, ठीक। फिर उसके बाद हर्यक वंश खत्म हुआ, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में सिर्फ अजातशत्रु को याद रखना है आप लोगों को, कि अजातशत्रु क्या कराया था आपका, प्रथम बौद्ध संगीति। फिर उसके बाद आता है नंदवंश, नंदवंश में 2 लोगों का याद रखना है, महापद्मनंद और कौन आपका, और एक चीज सुनिए, हर्यक वंश में एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, हर्यक वंश जो है आप लोगों का ना, उसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, हर्यक वंश को। क्यों पितृहंता वंश बोला जाता है, जो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी में बैठता है, वैसे ही उद्यन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी में बैठता है ना, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उद्यन, ठीक, इसलिए पितृहंता बोला जाता है। वहीं अभी जो हम लोग नंद वंश देख रहे हैं उसको क्षत्रिय हंता वंश बोला जाता है, क्षत्रिय हंता, महानंद महापद्मनंद को क्षत्रिय हंता बोला जाता है ना, क्योंकि क्षत्रियों का अंत किए थे वो, और उन्हीं का बेटा कौन होता है, नंद या घनानंद, ठीक। उसके बाद नंद जो घनानंद होता है उसकी मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त का बेटा कौन होता है, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा फिर कौन होता है आपका, अशोक। और अशोक के जो दोनों पुत्र पुत्रियां होती है, महेंद्र और क्या, संघमित्रा, वो लोग कहाँ चले जाते हैं, श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश का ही सबसे अंतिम शासक क्या होता है आपका, बृहदत्त। इसमें एक और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो अशोक है वो बराबर, जो गुफा में बराबर काट के है ना आजीविकों को देता है, वैसे ही दशरथ जो होता है वो क्या करता है, नागार्जुन की गुफाओं को बराबर काट के, नागार्जुन की जो गुफा है उसको बराबर मतलब कटा के अच्छे से बना के आजीविकों को देते थे रहने के लिए, है ना। इन चीजों को भी याद रखिएगा। उसके बाद बृहदत्त जो होता है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या कौन करता है, उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि होता है ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण साम्राज्य लाता है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश, है ना। फिर शुंग वंश का ही अंतिम शासक हो गया देवभूति, देवभूति की हत्या कौन कर देता है, उसी का ही सेनापति कौन, वसुदेव, है ना। और कर्ण वंश की स्थापना करता है। उसके बाद कर्ण वंश में सिर्फ वसुदेव को ही याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, आंध्र सातवाहन वंश सबसे लास्ट सातवां है ना, आंध्र सातवाहन वंश में हम लोगों को याद रखना था कि शिमुख इस जो डायनिस्टी है ना, सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, उसका क्या करता है, संस्थापक है ये। उसके बाद इसमें आप लोग को एक महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को याद रखना है। क्यों, क्योंकि यही वर्ण व्यवस्था को फिर से लाता है, अच्छे से सशक्त रूप से प्रसार करता है उसका, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को, ठीक। इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका जो महाजनपद में जो सातों डायनिस्टी है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो बौद्ध संगीति कराए हैं, है ना। और एक चीज और याद रखिएगा इसी में ही ना, एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को, सुदर्शन झील के बारे में याद रखना है, ठीक, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील उसको अभी चर्चा करेंगे। अभी ये 7 साम्राज्य हम लोग के कंप्लीट हो गए ना, हर्यक शिशुनाग, तो इसको ऐसे भी याद किए थे हम लोग, कैसे याद किए थे इसको, ट्रिक याद किए थे ना, हसीना की मौसी, ऐसा करके कुछ याद किए थे हम लोग, हसीना की मौसी का सातवाहन ऐसे करके, ठीक। तो हसीना का हा से हर्यक वंश, ता से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, ठीक, मौसी से मौर्य वंश,
मौ से मौर्य वंश, मौशी शाह से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सातवाहन वंश का आंध्र सातवाहन वंश, ठीक। तो ये हम लोग का 7 डायनेस्टी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? 7 डायनेस्टी, ये जो हम लोग महाजनपद काल था, 16 महाजनपद थे, उसमें 7 वंश पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंडो ग्रीक बैक्ट्रियाई, है ना? उसमें और कुषाण, शक, ये सब देखे थे हम लोग। तो उसमें देखिए इंडो बैक्ट्रियाई क्या है? बैक्ट्रियाई अफगानिस्तान के शासक है ना? तो इनके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए, जो बैक्ट्रियन, हिंद, यूनानी, इंडो बैक्ट्रियाई है ना, अफगानिस्तान के शासक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको याद रखना था आपको? मिनांडर को याद रखना था, ठीक। मिनांडर को क्या रखना था? याद रखना था। ये क्या था आपका? यूनानी शासक था। जो आपका मिनांडर है, वो क्या था आपका? यूनानी शासक है, मिनांडर जो है। और इसी को ही क्या कहा गया है? मिलिंद। मिनांडर जो है आपका, है ना? ये जो मिनांडर है, ये यूनानी शासक है। इसी को क्या कहा है? मिलिंद। और मिलिंद पन्हो करके एक है आपका रचना, मिलिंद पन्हो करके। उसमें क्या है? नाग अर्जुन, जिसको नागसेन भी बोला जाता है, और मिनांडर, जिसको मिलिंद बोला जाता है, दोनों का क्या है? प्रश्नोत्तर में बातचीत शैली जो हुई है, उसको उसमें रखा गया है, ठीक। और नाग अर्जुन जो नागसेन, जिनको नागसेन भी बोला जाता है, नाग अर्जुन। मैम, मैम, देखिए तो बैटरी लो करके कुछ बता रहे हैं क्या? जो नागसेन होता है ना, या नाग अर्जुन होता है, वो इसको मतलब मिनांडर को बौद्ध धर्म की क्या देता है? दीक्षा देता है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है मिनांडर को। और इसी को ही मिलिंद कहा गया है, मिनांडर को। और मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद पन्हो जो है, वो नागार्जुन नागसेन के साथ मिलांडर की बातचीत, मिलिंद की बातचीत जो हुई है, प्रश्नोत्तर शैली, उसको वो रचना है, वो मिलिंद पन्हो, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा। अब जो ये हेलियोडोरस कौन है ना? हेलियोडोरस कौन है? जो यूनानी शासक, मगध साम्राज्य में जो यूनानी शासक है, उसका दूत कौन है? हेलियोडोरस है, ठीक। हेलियोडोरस क्या है? उसका दूत है। इसके बारे में आप लोगों को एक चीज याद रखना है। ये तक्षशिला के जो शासक है ना, तक्षशिला के जो शासक है, यूनानी शासक, उसका क्या है? दूत है, ठीक। उसका क्या है? ये दूत है, ठीक। मगध दरबार में क्या है? दूत। क्या क्या याद रखना है यहाँ से आप लोगों को? जो हेलियोडोरस है, यूनानी शासक जो तक्षशिला में है ना, उसका दूत है कहाँ? मगध साम्राज्य पे, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के बारे में एक चीज याद रखना कि ये भागवत धर्म को अपनाता है ना। भागवत धर्म को अपना के बेस नगर में क्या है? गरुण स्तंभ का निर्माण कराता है। बेस नगर में क्या कराता है? गरुण स्तंभ का निर्माण करवाता है, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक। गरुण स्तंभ का क्या करवाएगा? निर्माण कराएगा, ठीक। और हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वासुदेव से संदर्भित है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर का जो स्तंभ लेख है, वो वसुदेव से संदर्भित है, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें शक में, ठीक। तो शक में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम याद रखना है, रुद्रदमन। तो रुद्रदमन का हम लोग देखे थे जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदमन के बारे में देखे थे ना, जूनागढ़ का अभिलेख, जो सर्वप्रथम क्या है आपका? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख था, ठीक। जूनागढ़ का अभिलेख। इन बातों को याद रखिएगा। अब देखिए, सुदर्शन झील सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सुदर्शन झील है सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? यही सुदर्शन झील है जिसको रुद्रदमन क्या कराएगा? अभी जीर्णोद्धार करा रहा है। देखिए, रुद्रदमन क्या करा है? जीर्णोद्धार पर। यही सुदर्शन झील को क्या है, कौन बनाया था? सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त। किसके निर्देश पे बनाया था? तो किसके निर्देश पे बनाया था? किसके निर्देश पे बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य से निर्देश लेकर, जो सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त। तो हम लोगों ने इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो मतलब जो पुष्प, हम लोग पुष्प जो है कहाँ खिलेगा? सुदर्शन झील में खिलेगा। तो पुष्यगुप्त है ना, पुष्यगुप्त गुप्त तरीके से जो है पुष्प खिलेगा, है ना, कहाँ पे? सुदर्शन झील में। तो सौराष्ट्र के गवर्नर, है ना, सौराष्ट्र के गवर्नर, पुष्प कैसे खिलता है? सूरज से ना। सौराष्ट्र मतलब सूरज, ठीक। लिंक करके पढ़िएगा तभी याद रहेगा ये। सौराष्ट्र सूरज, है ना। जो पुष्प खिलेगा गुप्त रूप से खिलेगा कहाँ पे? सुदर्शन झील। किसके निर्देश से? चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश से, ठीक। फिर उसके बाद अशोक, जो उसका बेटा होता है, मतलब चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक, है ना, उसका पोता। अशोक के गवर्नर यमराज तुषफाक क्या कराता है? यही सुदर्शन झील से क्या करवाता है? नहरें निकलवाता है, नहरें निकलवाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद आ जाएगा? यहाँ पे जो यमन राज है, तुषफाक याद नाम नहीं आ रहा, तो यमन राज को याद रखना है, क्या करेगा? नहरें निकलवाएगा, ठीक। क्या करेगा? नहरें निकलवाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो रुद्र दमन है, शक वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जीर्णोद्धार करवाएगा, इसी किसका? सुदर्शन झील का, ठीक। इतने पॉइंट्स को याद रखना, ठीक। इतने पॉइंट्स को याद रखना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक।
उसके बाद शक के बाद क्या आता है? पार्थियन। तो पार्थियन में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को क्या याद रखना है? गोंदो फार्नीज। गोंदो फार्नीज के बारे में याद रखना है। क्यों याद रखना है गोंदो फार्नीज के बारे में? इसी के टाइम में ही कौन सेंट थॉमस क्या करने के लिए आएगा? प्रचार प्रसार करने के लिए आता है। किस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए आता है सेंट थॉमस? किस चीज का? क्रिश्चियन धर्म का, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आता है। ठीक, गोंदोफानी जो पार्थियन होता है ना, पार्थियन शासक, उसके समय काल में कौन आता है? सेंट थॉमस, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। और इसी की कहाँ हो जाती है? मालाबार में हत्या हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मालाबार में हत्या हो जाती है। ठीक, और कब आया है करके ये भी पूछा जाता है टेन्योर, तो 52 ईस्वी करके डाल लेना यहाँ पे। ठीक, 52 ईस्वी, 52 ईस्वी। ठीक, कब? 52 ईस्वी, है ना। कहाँ पे फिर इसकी हत्या हो जाएगी सेंट थॉमस की? मालाबार में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक, अब देखिए कुषाण, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इंडो ग्रीक जो पार्थियन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कुषाण, शक, कुषाण। कुषाण सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कुषाण वंश का जो संस्थापक है कौन है आपका? कु से कुषाण, कु से कुजुल कणफिस, ऐसे करके याद रखना करके थ्योरी क्लास में बोल के मैंने याद करवाया था, है ना, कुषाण, कुजुल, कणफिस। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा को याद रखना है कनिष्क को। ठीक, कनिष्क को याद रखना है। ये वही कनिष्क है जो क्या करता है? पहली सदी ईस्वी में क्या करता है? बौद्ध धर्म का संरक्षण करता है। चौथी बौद्ध संगीति ना, चौथी बौद्ध संगीति। और कब? पहली सदी ईस्वी में संरक्षक देता है। और वहीं पे कौन? वसुमित्र और कौन आपके? अश्वघोष। वसुमित्र क्या बनते हैं? अध्यक्ष, और अश्वघोष क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं, है ना, पढ़े थे इसको। और सबसे लास्ट होता है, कहाँ पे होती है बौद्ध संगीति? कश्मीर में होती है। ठीक, कश्मीर में होती है, कुंडल वन में होती है। ठीक, कश्मीर के कुंडल वन में होती है बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक, इन पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इन पॉइंट को याद रखिएगा। कुषाण कनिष्क से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कनिष्क और कनिष्क लोग ही हैं जो शुद्ध सोने की मुहरें चलवाते हैं। और दूसरा एक चीज याद रखिएगा, मध्य एशिया के क्या? यारकंद या कशगार को जीतने वाला यही सबसे सर्वप्रथम शासक होता है कनिष्क। ठीक, कशगार या याशकन। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, बुद्ध जी की खड़ी मूर्ति, मतलब खड़ी हुई मूर्ति किनके शासन काल में मिलती है? एक कुषाण के शासन काल में मिलती है। ठीक, कुषाण वंश के शासन काल में ही मिलती है। ठीक, अब देखिए एक चीज और पढ़े थे हम लोग, जो आपका ये जो कनिष्क है ना, कनिष्क, ये दो राजधानी बसाता है। कहाँ कहाँ? कहाँ कहाँ? पुरुषपुर, और जिसको पेशावर बोलते हैं पुरुषपुर, और एक क्या है? मथुरा। ठीक, ये भी क्वेश्चंस बना जाता है, एमसीक्यू में लगाए भी थे हम लोग, है ना। पुरुषपुर को ही क्या बोलेंगे? पेशावर। और क्या है आपका? एक मथुरा। ठीक, पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा, है ना, दोनों को बनाया था अपनी राजधानी ये जो रहता है कनिष्क। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है? कनिष्क के शासनकाल के समय में ही जो आपका बौद्ध धर्म है ना, पहली सदी ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म है दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में बढ़ जाता है ना। तो हीनयान क्या होता है आपका? रूढ़िवादी हो जाता है ना, तो जिसको क्या है बर्मा, श्रीलंका ये सब के लोग मानते हैं। पर जो आपका महायान होता है उसको चीन, जापान और मध्य एशियाई लोग मानते हैं। ठीक, तो ये खुद महायान का संरक्षण करता है, कनिष्क महायानवादी है। ठीक, महायान का बहुत प्रचार प्रसार करता है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। और महायान में एक महत्वपूर्ण बात, बुद्ध धर्म में बोला जाता है कि मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा नहीं होती करके, है ना, मूर्ति पूजा को वो किए हम लोग, खंडित किया है। पर इसी में ही जो महायान है उसमें बौद्ध जी की मूर्ति बना के उनकी पूजा की जा रही है ईश्वर के समान। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि सर्वप्रथम कौन सा मानव है जिसकी मूर्ति बना के पूजा की जाती है? कौन है? बुद्ध जी है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, बातों को भी याद रख। ठीक, तो ये सारे चीज थे, हम लोग देख लिए। ठीक, इसके आगे भी कुछ है क्या? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, एक और कदम वंश करके है, इनके बारे में भी याद रखना है आप लोगों को कि जो मयूर शर्मन करके कदम वंश का हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे जब इसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो कदम वंश का जो ये मयूर शर्मन जो है वो क्या कराता है? मयूर शर्मन 18 बार अश्वमेघ यज्ञ कराता है, इसलिए इसको याद रखना। 18 बार क्या कराता है? अश्वमेघ यज्ञ कराएगा। हम लोग देखे थे ना उत्तर वैदिक काल में देखे थे कि वहां पे यज्ञ अनुष्ठान भारी मात्रा में होने लगे थे। राजा लोग अपनी शक्ति के लिए, अपने जीवन के लिए, है ना,
अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने जीवन के विस्तार के लिए, है ना? वो लोग क्या कराते थे? यज्ञ कराते थे, है ना? जिसमें अनुष्ठान होते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, ठीक? तो यहाँ पे 18 बार अश्वमेध कौन कराया आपका? मयूर शर्मन करवाया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कुषाण वंश में हम लोग देखे थे शक संवत। क्या देखे थे? शक संवत। तो वही जो शक संवत है जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं ना, कैलेंडर हमारा उसी के आधार पे है, भारत सरकार उसको अपनाए हुए है, ठीक? इसको भी याद रखिएगा कि कुषाण वंश का क्या था आपका? शक संवत था। कब का था? और 78 ईस्वी। कब कब का था? 78 ईस्वी, ठीक? जो यहाँ पे हम लोग देखे कुषाण वंश है ना, का क्या था एक इंपॉर्टेंट चीज? शक संवत। शक संवत, ठीक? कब है? और इसका 78 ईस्वी, 78, 78 शक 78, शक 78 ईस्वी, ठीक? 78 ईस्वी। तो हम लोग एमसीक्यू भी लगा रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे आपका? विक्रम संवत देखे थे, वो क्या है आपका? 58 ईसा पूर्व है ना, विक्रम संवत। और क्या देखे थे? शक संवत, विक्रम संवत, और आपका एक देखे थे कली संवत। तो कली संवत क्या है? 3102 ईसा पूर्व है वो आपका, जो कि क्या बोलते हैं, किनके शासनकाल के समय? युधिष्ठिर के, जब कृष्ण जी अपना देह त्याग करते हैं उस टाइम का है वो, ठीक? इन चीजों को भी क्या रखना है आप लोगों को? याद रखना, 3102। और एक विक्रम संवत होता है जिसका मैंने बताया अभी 58 ईसा पूर्व, और ये शक संवत है 78 ईसा पूर्व। इसी को भी भारत सरकार अपनाई है और हम लोग भी इसका यूज करते हैं। और एक और होता है आपका, हाँ, गुप्त संवत, जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य अभी पढ़ेंगे ना, तो 320 ईस्वी करके उसको लिखा जाता है आपका गुप्त संवत, ठीक? तो इतना हो गया आप लोग का रिवीजन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य को, ठीक? अब स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में भी आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल 1 2 3 4 4 राजाओं को याद रखना है, ठीक? 4-5 राजाओं को याद करना। देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। तो ये तो इजिली याद हो जाएगा आप लोग को। गुप्त आगे में श्री लगा दो, ठीक? तब जैसे कि हम लोग श्रीमान करके लगाते हैं सामने, श्री श्री किसी के नाम के आगे श्रीमान श्रीमती ऐसा कर। तो गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विद्वानों के अनुसार जो गुप्त थे वो क्या थे? वैश्य थे। जो गुप्त थे वो क्या थे? वैश्य। वैसे ही हम लोग मौर्य साम्राज्य वाले में भी देखे थे कि उसको ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्या बोला जाता था? वृषाल बोला जाता था, या फिर क्या बोला जाता था? शूद्र, है ना? और वैसे ही उसको बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार मयूर वंश का क्या बोला जाता था? शासक बोला जाता था। क्षत्रिय वंश का है, मयूर वंश का क्षत्रिय वंश का है, ऐसे करके बोला जाता था। वैसे ही यहाँ पे अधिकांश जो विद्वान है वो गुप्त शासक क्या है करके बोल रहे हैं? वैश्य। तो सब लोग अपना अपना मत रखे हैं, है ना? इन चीजों को याद रखिएगा। मौर्य वंश का क्या बताया मैंने कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसको क्या बोला जाता था? शूद्र या वृषाल। और उसके बाद बुद्ध परंपरा के अनुसार क्या बोला जाता था? पिपलिन पिपलिन वन का क्या? पिपलिन वन गणराज्य का क्या बोला जाता था? मयूर वंश का क्या है वो है क्षत्रिय करके, ठीक? अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते आ रहे थे हम लोग, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। अब गुप्त वाले में जो गुप्त साम्राज्य उसमें हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है वो इस गुप्त साम्राज्य का, ठीक? अब देखिए गुप्त प्रथम का टेन्योर देख लिए 319 से 335। 319 तो ऐसे याद आ जाएगा, क्यों? क्योंकि गुप्त संवत स्टार्ट हुआ है कब? हुआ है 320 में, ठीक? 320 ईस्वी में। इन चीजों को भी याद रखिएगा। कौन कौन से संवत अभी तक हम लोग देख लिए? एक शक संवत देखे, शक 78, 78, 78 शक, 78 शक, 78 है ना, 78 ईस्वी। फिर उसके बाद विक्रम संवत देखे, 58 ईसा पूर्व है वो। फिर 3102 ईसा पूर्व का क्या देखे हम लोग? कली संवत, जिसको युधिष्ठिर के द्वारा किया गया था, युधिष्ठिर राजा के द्वारा, जब कृष्ण जी अपना देह त्याग करते हैं, कलयुग का शुरुआत बोला जाता है उसको, है ना? अब यहाँ पे गुप्त संवत आरंभ हुआ है 320 ईस्वी, ठीक? इन चीजों को बस याद रखना है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में जब हम लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं। कैसे? समुद्रगुप्त जब अपनी दक्षिणापथ अभियान के दौरान निकले रहते हैं, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, ठीक? तो जो कौशल के राजा होते हैं महेंद्र, उनको हराते हैं। और जो महाकांतर के राजा है ना, नीचे बस्तर साइड जो है, उसको महाकांतर बोला जाता था। तो वहां के राजा किनको? व्याघ्र राज्य को हराते हैं। तो इनका वर्णन वहां से मिलता है। और इसमें उल्लेख है इन बातों का हरिशेन के
प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके क्वेश्चंस भी बने हैं आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में, और आपके किसमें, व्यापम के एग्जाम में भी ये सब देखने को मिलते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन से विजय पथ के अनुसार महेंद्र को, कौशल के राजा, और महाकांतर के राजा व्यागराज को हराए थे। तो कौन से दक्षिणापथ विजय के दौरान, ये सारी बातें आती हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त का 335 से 375 इजी है, 335 375 याद करना, 335 375 याद करना बहुत इजी है, ठीक। ईस्वी, उसके बाद देखिए इसकी विजयों को देखकर कौन क्या बोल रहा है, देखिए विंसेंट स्मिथ क्या बोलता है, इसको भारतीय नेपोलियन बोलता है, ठीक, भारतीय नेपोलियन बोलता है। समुद्रगुप्त को बोला जाता है ये विजय अभियान के दौरान जब निकला रहता है ना, विश्व विजय के अभियान पे निकला रहता है, तो ये अपने वापस अपने घर का शक्ल नहीं देखता है, ऐसा मतलब बोला जाता है, ठीक, वापस अपने घर को का शक्ल नहीं देख पाता ऐसा करके, मतलब इतना, मतलब इतना था कि मैं जीतूं पूरा विश्व को करके, ठीक। इसकी विजय को देखकर कौन, विंसेंट स्मिथ, याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ क्या बोलते हैं, भारतीय नेपोलियन से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक। भारतीय नेपोलियन कौन है, जो सम्राट था ना, नेपोलियन कौन, सम्राट, ठीक। उसकी विजयों का वर्णन कहाँ, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग को क्या बोला जाता है, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति मिलता है, जिसके लेखक कौन है, हरिसेन। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके भारतीय क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में, ठीक। अब देखिए समुद्रगुप्त की विजय 5 भागों में बांटी जा सकती है, ठीक। तो यही दक्षिणापथ विजय के दौरान छत्तीसगढ़ के कौशल के राजा महेंद्र और व्यागराज जो महाकांतर के राजा हैं उनको क्या करते हैं, हराते हैं, ठीक। देखिए तो आर्यवत की विजय, तो आर्यवत जो राजा है ना, उत्तरी साइड के जो राजा होते हैं, अपने क्षेत्र को आर्यवत बोला जाता है। और ये समूह मतलब कि इनका ये रहता है कि हम अपने राज्य का, अपने आर्यव्रत का प्रचार प्रसार करें और जीते करके, है ना, ये चीजें। सीमांत राज्य क्या है, जो सीमा के पास जो राज्य होते हैं वो सीमांत राज्य कहलाते हैं। आट्विक राज्य क्या होते हैं, जो जंगल वन क्षेत्र वाले जो जगह होते हैं उनको आट्विक राज्य बोला जाता है। दक्षिणापथ दक्षिण एरिया वाला। विदेशी राज्यों पर विजय मतलब विदेश के राज्यों पर विजय, ठीक। इन 5 तरीकों में इनका क्या था, विजय अभियान बटा हुआ था, ठीक। अब देखिए श्रीलंका, समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए क्या मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वाले में जब हम लोग पढ़े, सुदर्शन झील का निर्माण कराने के लिए कौन, सौराष्ट्र के गवर्नर, है ना, सौराष्ट्र के गवर्नर कौन, पुष्यगुप्त, क्या मांगते हैं, निर्णय लेते हैं, मतलब अनुमति मांगते हैं किनका, चंद्रगुप्त मौर्य जी का, सुदर्शन झील बनवाने के लिए। वैसे ही बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति गया में कौन मांगता है, श्रीलंका के शासक मांगते हैं, कौन, मेघवर्मन, किनसे, समुद्रगुप्त से, ठीक, समुद्रगुप्त से, ठीक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक तो यहाँ नहीं आना चाहिए, पर कंपेयर कर करके पढ़ाने से क्या रहता है, वो इजिली याद रहता है। और बार बार रिवीजन करोगे ना तो मिक्स होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक। तो बार बार रिवीजन करिए, इतिहास को कहानी के जैसे सुनिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक। तो मेघवर्मन जो होता है कौन, श्रीलंका का शासक, वो गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किससे अनुमति मांगता है, समुद्रगुप्त से मांगता है। उसके बाद देखिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय का बात यहीं पे ला दिया, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक जो नरेंद्र सेन होता है ना, नरेंद्र सेन द्वितीय करके, उनकी हत्या करता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। और अपने कायर भाई रामगुप्त, जो कायर भाई रामगुप्त होता है वो डर जाता है ना, और अपनी, हेलो, 2 सेकंड, क्लास में हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद 15-20। देखिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय तो शक शासक एवं अपने कायर भाई रामगुप्त का क्या करता है, वध करके ध्रुव देवी से विवाह करता है, ठीक। इसका विवरण कहाँ पे मिलता है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे विशाख दत्त का नाम आया, ठीक। वैसे ही मौर्य वंश के लिए भी विशाख दत्त का नाम याद आता है, क्या चीज, मुद्रा राक्षस। हम लोग देखे थे ना विशाख दत्त क्या की रचना किया था, मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य वंश के बारे में देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो विशाख दत्त है वो मतलब ये जो गुप्त वंश है उसके लिए देवी चंद्रगुप्तम
की रचना किया है, ठीक, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया है। इन बातों का भी आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो देखिए, गुप्तों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अब देखिए, हर्यक वंश बढ़े थे, हर्यक वंश में क्या देखे थे, बिंबसार, बिंबसार का बेटा कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा कौन, उदयन, ठीक, अजातशत्रु का बेटा कौन, उदयन, उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्र नगर बसाता है ना, पाटलिपुत्र नगर बसाता है, उसी को अपनी राजधानी बनवाता है। फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी राजधानी क्या बनाता है, पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी करके इसमें भी बोला गया है, ठीक। इन बातों का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, जैसे कुषाण का भी पढ़ रहे थे हम लोग, कनिष्क के बारे में, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक, पुरुषपुर और पेशावर दो को राजधानी बनाता है। वैसे ही ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, पहले गुप्तों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, फिर उसके बाद क्या बनाया है, उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब देखिए, नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है, इसके नौ रत्नों के बारे में हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। यही विक्रमादित्य है जिसके सिंहासन बत्तीसी भी बहुत फेमस है। सिंहासन बत्तीसी करके जो रचनाएं देखने को मिलती है, उसमें कहानियां जो पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है ना, सिंहासन बत्तीसी, वो भी, ठीक, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए, उसके नौ रत्नों में शामिल थे, उसके नौ रत्नों में क्या क्या शामिल थे आपके, कालिदास, वराहमिहिर, कालिदास है ना, संस्कृत के मतलब संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं करते हैं कवि, है ना, वराहमिहिर, उसके बाद अमर सिंह, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट कौन था, जादूगर था, ठीक। आर्यभट्ट करके भी पूछ देता है, तो आर्यभट्ट नौ रत्नों में शामिल नहीं था। आर्यभट्ट कौन थे, गणितज्ञ थे, है ना, तो वो नहीं है। वेताल भट्ट जो जादूगर होता है वो, और धनवंतरी कौन होता है, चिकित्सक, ठीक, राज चिकित्सक होता है, ठीक, धनवंतरी। इन बातों को क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है, ठीक। वराहमिहिर कौन है, और खगोल शास्त्री है, ठीक, वराहमिहिर कौन है, खगोल शास्त्री, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स को और नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, एक कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए आपके, ठीक। वराहमिहिर कौन है आपके, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ है। देखिए, वराहमिहिर जो है वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ है। आर्यभट्ट भी क्या थे आपके, गणितज्ञ थे, है ना, आर्यभट्ट भी क्या थे आपके, आर्यभट्ट भी क्या थे, वो भी गणितज्ञ थे। तो यहाँ पे नौ रत्नों में वराहमिहिर को शामिल किए हैं। उसके बाद आपके कौन आते हैं, अमर सिंह। तो अमर सिंह कौन होते हैं, संस्कृत कोशगार एवं कवि, संस्कृत कोशगार एवं कवि। इन पॉइंट को याद रखिए, संस्कृत कोशगार एवं कवि। राइटिंग समझ नहीं आएगा तो मैं जो बोल रही हूँ उसको अपने नोट्स जो बनाए होंगे उसमें नोट कर लेना, ठीक। संस्कृत कोशगार एवं कवि, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कालिदास। कालिदास क्या थे, कवि थे कालिदास भी, ठीक। कालिदास भी क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे, नाटककार थे। वराहमिहिर को बोला जाएगा तो कौन थे, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ थे, ठीक। और अमर सिंह को बोला जाएगा संस्कृत कोशगार एवं कवि थे। और उसके बाद वेताल भट्ट जादूगर, पूछ देता है इसको। धनवंतरी क्या है, चिकित्सक, ठीक, चिकित्सक थे, ठीक। और छपणक करके याद रखिएगा, एक ज्योतिष भी रहता है, ठीक, छपणक करके ज्योतिष, ठीक। छपणक करके क्या रहता है, एक ज्योतिष रहता है। और शंकु करके वास्तुकार रहता है, शंकु करके एक वास्तुकार, ठीक। छपणक करके कौन रहते हैं, वास्तुकार, छपणक करके ज्योतिष, और शंकु करके कौन रहता है, वास्तुकार रहता है। इन बातों को भी याद रखिएगा। और वर रुचि करके व्याकरणिक और संस्कृत विद्वान भी रहते हैं, ठीक। चलिए एक नोट बना के लिख देते हैं इसको, ताकि आप लोग को नौ रत्न क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य भी बोला जाता है ना, विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो देखिए इनके नौ रत्न में कौन कौन है, ठीक, नौ रत्न में कौन कौन है, नौ रत्न में कौन कौन है। तो सबसे फर्स्ट देख लिए कालिदास। कालिदास क्या हो गया, सबसे फेमस जो कवि थे, है ना, संस्कृत में कवि पाठ करना, नाटककार, ये सब हो गए कालिदास, ठीक। दूसरा वराहमिहिर को देखें, वराहमिहिर, तो वराहमिहिर कौन थे, खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, ठीक। फिर उसके बाद अमर सिंह आते हैं, है ना, उसके बाद कौन आते हैं आपके, अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे आपके, संस्कृत कोशगार एवं कवि, ठीक। अमर सिंह क्या है, संस्कृत कोशगार एवं कवि, ठीक। उसके बाद आपका चौथा यहीं पे ही लिख लेते हैं, धनवंतरी,
धनवंतरी। धनवंतरी कौन है? आपके चिकित्सा, प्रसिद्ध चिकित्सक, ठीक, प्रसिद्ध चिकित्सक। उसके बाद 5वां शंकु करके देखे थे, कौन थे ये? वास्तुकार थे, वास्तुकार, है ना? शंकु कौन थे? वास्तुकार। फिर उसके बाद छपन्नक करके देखे थे, ये कौन थे? आपके ज्योतिष थे, ज्योतिषी, ज्योतिषी। फिर 6वां, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 3 और देखने हैं, ठीक, 3 और देखने हैं, तो देख लेते हैं यहीं से। बेताल भट्ट, जो कौन था? आपका जादूगर था। कंफ्यूज मत होना, आर्यभट्ट को 9 रत्नों में नहीं रखा गया था, ठीक? वो भी खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे, पर उनको नहीं रखा गया था। वेताल भट्ट और आगे भी देखे हम लोग कि पाई का मान देते हैं 3.14, है ना? इन बातों को भी चर्चा करेंगे। और क्या बोलते हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये सारी चीजें, सूर्य की, ये सब। वेताल भट्ट क्या था? जादूगर था, ठीक। वर रुचि, व्याकरणिक, ये भी याद रखिएगा, वर रुचि, वा से वर, वा से व्याकरणिक, वर्णिक, व्याकरणिक और संस्कृत के विद्वान, ठीक। व्याकरणिक और संस्कृत के विद्वान, व्याकरणिक लिख लीजिए, वाररुचि का, व्याकरणिक और संस्कृत के विद्वान, ठीक, व्याकरणिक और संस्कृत के विद्वान, ठीक। अब एक घटक पर, कवि और लेखक, घटक पर, बस घटक पर, ठीक, घटक पर क्या था? कवि और लेखक, ठीक। यहाँ पे लिखे वाररुचि का व्याकरण और क्या आ जाएगा आपका? संस्कृत विद्वान, ठीक, व्याकरण और क्या आ जाएगा? संस्कृत विद्वान आ जाएगा, ठीक। इन बातों को भी आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिए, ठीक। तो ये आपके क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर और आपके अमर सिंह, ठीक। अमर सिंह कौन थे? संस्कृत कोशागार और कवि थे। और धनवंतरी कौन थे? प्रमुख चिकित्सक थे। और शंकु कौन थे? वास्तुकार। छपन्नक कौन था? ज्योतिषी। वेताल भट्ट कौन था? जादूगर। और आपका वर रुचि, वा से वर और वा से व्याकरण, है ना? वा से वर, वा से व्याकरण और संस्कृत विद्वान, ठीक। व्याकरण और संस्कृत विद्वान। और घटक पर था आपका, घटक पर कवि और लेखक था, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा। अब चलते हैं फिर से हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में, ठीक। तो यहाँ से 9 हम लोग देख ले, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका कौन? कालिदास है, प्रमुख कवि है वराहमिहिर, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ। अमर सिंह कौन है? आपके संस्कृत के कोशगार, कवि। वैताल भट्ट जादूगर, धनवंतरी प्रमुख चिकित्सक, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा। और एक कनिष्ठ एक और प्रमुख चिकित्सक का नाम याद रखिएगा, चार्वाक, ठीक। चार्वाक ही किसकी रचना करता है? चार्वाक संहिता की। उसको पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले में, ठीक। इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए देखिए आगे। इसके काल में चीनी यात्री फाहयान आता है, ठीक। कौन आता है? चीनी फाहयान। अभी देखिए आगे जब पढ़ेंगे तो वैद सांग का बात रखें, वहन सांग, है ना? वहन सांग, ठीक, आता है। उसकी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो भी बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म को जानने के लिए यहाँ आया था, है ना? अध्ययन करने के लिए यहाँ भारत आया था। वैसे ही इसके काल में, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में कौन आ रहा है? चीनी यात्री आ रहा है, फाहयान भारत में आया है, ठीक। कब? 405 ईस्वी में भारत आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त 415 से 455 शासक बना। देखिए जहां पे टेन्योर याद रखना है वहां पे टेन्योर याद रखना पड़ेगा, बाकी और किसी जगह पे टेन्योर याद नहीं रखना है, ठीक। टेन्योर का भी देख लेंगे एक बार, जैसे हम लोग रिविजन किए थे ना हम लोग अपना सिंधु घाटी, उत्तर वैदिक काल आपका, फिर महावीर जैन कब जन्म लिए थे और आपका बुद्ध जी कब लिए थे, तो इन सारी चीजों का टेन्योर हम लोग देखे थे। वैसे ही इसका भी टेन्योर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे याद रखना करके, ठीक। यहाँ से क्या क्या देखे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लिए, ठीक, कि पाटलिपुत्र था, फिर द्वितीय राजधानी उज्जैनी को बनवाया है और 9 रत्न शामिल थे, 9 रत्न को देख लिए। और चीनी यात्री फाहयान कब आया है? 405 ईस्वी में भारत आया है। फिर उसका पुत्र 415 से 455 ईस्वी तक शासक बना है। और हुणों का प्रथम आक्रमण, देखिए हुणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ और हुणों का दमन कौन किया? तो स्कंदगुप्त दमन किया है। ये सारी चीजों को भी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक। ये देखिए यहीं पे ही बोला गया, हुणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? एग्जाम में बनता ही है। हुणों का प्रथम आक्रमण कब बना? कुमारगुप्त। जैसे हमारे यहाँ पिंडारियों का आक्रमण होता है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण, है ना? तो गोरिला पेंड्रा, तो वहां पे पिंडारी लोग ही बसे हुए, इसलिए उसका नाम पेंड्रा करके पढ़ा है करके। ऐसा भी हम लोगों को देखने को मिलता है ना? मराठा शासन काल में पिंडारियों को ही आक्रमण होता है, तो कौन से
आपके जो सूबेदार बने रहते हैं ना, तो कौन दमन करता है, कौन करते हैं, ये सारा चीज़ क्वेश्चन्स वहाँ से मराठा शासनकाल से बनने को मिलते हैं। अब देखिए, हुनों का प्रथम आक्रमण कब हुआ है? कुमारगुप्त के काल में, जिसका दमन कौन किया है? स्कंदगुप्त द्वारा किया गया है। इन बातों को भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक? अब संस्कृति जो विकास हुआ है, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में ही बता देना था, उस चीज़ को मैं बताने के लिए भूल गई। जो गुप्त साम्राज्य है, उसी को ही आपका क्या है? स्वर्ण युग, स्वर्ण काल बोला गया है, स्वर्ण काल बोला गया है। ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, देखिए। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ है, अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ है, इसलिए इस काल को क्या बोला गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक? भारतीय काल का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद देखिए, अजंता, जो महाराष्ट्र का अजंता एलोरा है ना, बाघ की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या है? आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ? अजंता में, एलोरा में, ठीक? बाघ की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने क्या है? आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। वही जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, आपका जैन धर्म भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखे थे हम लोग कि एलोरा में इंद्र सभा था, है ना? महाराष्ट्र के एलोरा में इंद्र सभा, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का मंदिर, ये सब, ठीक है ना? एलोरा का जो इंद्र सभा था, है ना? वो भी बौद्ध धर्म जैन धर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे। एलोरा का इंद्र सभा, ये सब चीज फेमस था। वैसे ही यहाँ पे अजंता और एलोरा में बाघ की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला के क्या है? नमूने मिल जाएंगे, बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वोत्तम। देखिए उसके बाद, इस काल में सारनाथ एवं मथुरा का विकास मूर्तिकला केंद्रों के रूप में हुआ है। क्या बोल रहा है? जो गुप्त काल है, उसमें जो सारनाथ है आपका और कौन सा? मथुरा, उसमें मूर्तिकला केंद्रों के रूप में क्या हुआ है? विकास हुआ है। उसके बाद इस काल की मूर्तिकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ-कहाँ? सुल्तानगंज में प्राप्त हुआ है। बुद्ध की तांबे की मूर्ति, देखिए यहाँ पे बुद्ध की तांबे की मूर्ति, और अभी कुषाण वंश में ही हम लोग पढ़े थे कि बुद्ध जी की खड़ी हुई मूर्ति कहाँ से देखने को मिलती है? तो कुषाण काल से देखने को मिलती है, ठीक? बुद्ध की तांबे की मूर्ति जो है वो वर्तमान में कहाँ है? बकिंघम संग्रहालय में, ठीक? जो कौन से काल की है पूछा जाएगा तो कौन से काल की है? गुप्त काल की है। बुद्ध की तांबे की मूर्ति जो कहाँ पे रखी गई है? बकिंघम संग्रहालय में रखी गई है। कौन से काल की है? गुप्त काल की है। इन बातों को भी क्या रखना है आप लोगों को याद, ठीक? मंदिर निर्माण कला इसी काल में विकसित हुई है। मंदिर जो निर्माण कला है इसी काल में विकसित हुई है। श्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक? देवगढ़ का क्या? दशावतार मंदिर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ का उन्नत धातु कला का उदाहरण है, ठीक? आज भी देखने को मिलता है। इसमें मतलब कि जो स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगता है करके, पर अभी वर्तमान के समय में थोड़ी सी उसकी परत क्या है? थोड़ी सी हल्की सी झड़ने लगी है, ठीक? पर ये बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो मोहरौली का जंग रहित लौह स्तंभ था, उन्नत धातु कला का उदाहरण। नहीं तो लोहे में देखिए जनरली जंग लग जाता है, थोड़ा सा अगर नमी उसको मिला तो जंग लग जाएगा, पर महरौली का जो जंग रहित लौह स्तंभ है उसमें उन्नत धातु का उदाहरण है। कब का? किसके काल का? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक? उसके बाद देखिए आर्यभट्ट आ ही गए यहाँ पे, ठीक? आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ और खगोलविद। और वराहमिहिर भी कौन था आपका? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, है ना? जो क्या था? नौ रत्नों में शामिल था, पर आर्यभट्ट नौ रत्नों में शामिल नहीं थे। आर्यभट्टी की रचना की। आर्यभट्ट क्या की रचना की? आर्यभट्ट, ये देखिए जितने भी अभी हम लोग राइटर्स देखते जा रहे हैं, ठीक? पहले क्या देखे हम लोग? पहले क्या देखे हम लोग? मुद्रा राक्षस देखे थे, किसका? विशाख दत्त का। फिर वही विशाख दत्त का ही हम लोग ये जो गुप्त साम्राज्य पढ़े उसमें क्या देखे हम लोग? देवी चंद्र क्या करके देखे? देवी, नाम बताइए। देवी चंद्रगुप्तम, क्या देखे? देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, है ना? इसी विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देखे और इसी विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम देखे हम लोग गुप्त साम्राज्य के लिए, ठीक? इसका याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं, उनका अर्थशास्त्र देखे, ठीक? और मेगास्थनीज का इंडिका देखे। और उसके बाद यहाँ और मतलब जो-जो जिनका-जिनका हम लोग चर्चा करते आए हैं थ्योरी क्लास में, उन पॉइंटों को बहुत याद रखिएगा। बाकी जब हम लोग ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे हम लोग, तब वैदिक साहित्य देखे थे, उसमें तो हम लोग पूरे दर्शन के बारे में पढ़े थे, है ना? कि किनका मतलब किनका-किनका क्या-क्या दर्शन है करके, ठीक? चलिए वो दर्शन का भी यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए दर्शन किनका-किनका क्या-क्या दर्शन था करके, ठीक? किनका-किनका क्या-क्या दर्शन था, ठीक? जैसे न्याय दर्शन किनका था? गौतम जी का था। कणाद दर्शन किनका था? वैशेषिक का, है ना? वैशेषिक दर्शन किनका था? कणाद का था वैशेषिक दर्शन, ठीक? सांख्य दर्शन किसका था? सांख्य दर्शन कपिल का। पतंजलि का क्या था आपका?
पतंजलि की रचना, 2 रचना हम लोग याद किए हैं, एक महाभाष्य याद किए हैं और एक योग दर्शन, है ना? महाभाष्य और एक योग दर्शन पतंजलि का, ठीक? वैशेषिक दर्शन किसका? कणाद का, कपिल का क्या? सांख्य दर्शन, और गौतम जी का क्या देख लिए? न्याय दर्शन देख लिए, ठीक? और सांख्य दर्शन जो है, कपिल का सांख्य दर्शन, वो सबसे क्या है आपका? प्राचीन है, ठीक? सांख्य दर्शन जो है कपिल का, वो क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन है। इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ये भी चर्चा किए थे, जो पूर्व मीमांसा, सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है, तो हम लोग जगते हैं जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा करके जो बोलते थे, है ना? उत्तर मीमांसा, वो कौन थे? उसकी रचना कौन किए थे? व्यास किए थे, या उसी को ही बाद नारायण भी बोलते हैं, है ना? वेद व्यास, व्यास, बाद नारायण, ठीक? वो भी याद रखिएगा। उसी को वेदांत भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा को, ठीक? पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेद, बाद नारायण, है ना? या वेद व्यास, ठीक? उसी को ही क्या बोला जाता है? और वेदांत बोला जाता है, ठीक? इन बातों को भी याद रखिएगा। चलिए अपने टॉपिक्स में आते हैं। जो आर्यभट्ट है ना, खगोलविद हैं, गणितज्ञ हैं, और एक और वराहमिहिर भी है, खगोलविद हैं, खगोल मतलब खगोल की जानकारी रखते हैं, गणितज्ञ हैं, ठीक? पर वो क्या है? नवरत्नों में शामिल है। आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अब देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम पाई का मान 3.14 बताया, ठीक? पाई का नाम मान देखते हैं 3.14, या इसी को ही हम लोग 22/7 भी लिखते हैं, ठीक? गणित में जब सॉल्व करते हैं तब। अब देखिए, उन्होंने यहाँ भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, है ना, कितना? 365, मतलब 1 साल 36 दिन का समय लेती है, ठीक? 365 दिन होता है ना 1 साल में, और 36 दिन का समय लेती है। कहीं-कहीं पे आप लोगों को 19 दिन करके भी देखने को मिल जाएगा, 19 दिन, 26 दिन ऐसा करके। बस इतना याद रखना कि इतना समय लगाती है, ठीक? 365 मतलब 1 साल 36 दिन का समय लगाती है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? चलिए बताइए? उसके बाद देखिए, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण भी आर्यभट्ट ने किया था। जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, उसका भी वैज्ञानिक विश्लेषण किनके द्वारा देखने को मिलता है? आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक? वराहमिहिर, इनके बारे में देख लिए, ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे और नवरत्नों में शामिल थे वराहमिहिर, ठीक? उसके बाद उसने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में खगोल, वनस्पति एवं भूगोल से संबंधित, कौन? वराहमिहिर के बारे में बृहद संहिता में खगोल, वनस्पति एवं भूगोल से संबंधित विवरण दिया। पंच सिद्धांतिका की रचना भी वराहमिहिर के द्वारा, ठीक? अब देखिए, वराहमिहिर के दो रचना यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, याद रखिएगा इसको भी। ब्रह्मगुप्त ने, अब यहाँ से एक नया आ गया, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट देख लिए, वराहमिहिर, वराहमिहिर की 2 रचनाएं, बृहद संहिता और क्या? पंच सिद्धांतिका। इसको 2 बार ऐसे रटोगे ना, 2 बार ऐसे रटोगे, तो क्या है? एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, तुरंत माइंड क्लिक करता है, इस चीज़ को तो मैंने पढ़ा था, इससे लिंक कर है तो ये बनेगा करके। एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने का यही एक बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आपको एकदम अच्छे से ही रटना पड़ेगा, है ना? एमसीक्यू का यही फ़ायदा है कि अगर आप एक नज़र भी देखे हो, आपको तुरंत माइंड क्लिक किया, ये हुआ तो। अब इसको ये मत बोलना कि रटाने का काम है या कुछ भी, है ना? इतिहास में वही क्या है, कहानी के जैसे सुनना है, जिन चीज़ों को रटना है, उसको वहाँ पे रटने की आवश्यकता भी होती है, ठीक? अब देखिए, ब्रह्मगुप्त, नया क्या आ गया? ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो ब्रह्मगुप्त है वो क्या किया है? आपके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व की ओर आकर्षित होती है। जैसे हम लोग न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, है ना? न्यूटन ही था जो एक पेड़ के पास सोया रहता है, सेब के पेड़ के पास, तो सेब गिरता है तो उसको पता चलता है कि हर चीजें नीचे ही गिरती हैं करके। तो उसके पहले ही ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं क्या है? गुरुत्व की ओर आकर्षित होती है नीचे की तरफ, ठीक? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए यहाँ पे साहित्य, गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा बन गई, ठीक? अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? बौद्ध जैन वाले में अर्धमागधी, प्राकृत भाषा, है ना? यही सब देख रहे थे, पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि, ठीक? पर अब क्या देख रहे हैं? गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा बन गई है। साहित्य के विकास के लिए यह काल स्वर्ण काल कहा जाता है ना? स्वर्ण काल का युग गुप्त काल, ठीक? इस काल के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? कालिदास के क्या क्या है? अभिज्ञानम शकुंतलम, ये जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो ये रटा रुटाया याद होगा, ठीक? नए स्टूडेंट है, कुछ ट्रिक लगाओ मत, 2-3 बार याद करोगे तो खुद याद हो जाता है। इसके मैंने कभी ट्रिक नहीं अपनाया, ऐसे ही याद किया, ठीक है? कालिदास हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, इनको पास ज्ञान की कमी थी, है ना? ज्ञान की कमी थी, शांत भी नहीं थे, तो ऐसे करके अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, राज के बारे में, उसका बेटा रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार, है ना? ये सारे इनके कालिदास की रचना है। 2-3 बार याद रखोगे कालिदास का, याद हो जाएगा, ठीक? इसको मैंने कोई ट्रिक अपने लिए नहीं यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं बता पाऊँगी, ठीक? अपने से इसको मतलब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमैटिक याद हो जाएगा। और कहीं-कहीं पे इतिहास को रटना भी ज़रूरी होता है, ठीक? देखिए,
अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम और क्या है ऋतुसंहार। विशाख दत्त का तो हम लोग देख लिए थे, मुद्रा राक्षस मौर्य वंश के बारे में इसमें, है ना, विशाल दांत है किसके, राक्षस के। और ये जो गुप्त साम्राज्य है उसके लिए क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्र का क्या है, मृक्ष कटिकम। और अमर सिंह क्या है, अमर कोश। अमर सिंह कौन थे, संस्कृत के कोशगार थे, कवि थे, है ना, अभी देखे थे नवरत्नों में हम लोग अमर सिंह को। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, देखिए यहाँ पे भी वो चीज का उल्लेख है, जो विशाख दत्त है उसकी जो मुद्रा राक्षस है विषय वस्तु, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्भिसंधियां है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन है। ठीक, अनेक स्मृतियों का संकलन, षड दर्शन एवं पुराणों का अंतिम संकलन का काल भी यही है, षड दर्शन। षड दर्शन में क्या क्या देख लिए थे हम लोग, षड दर्शन में गौतम का न्याय दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन किसका, कणाद का, है ना। और आपका मीमांसा देखे थे, है ना, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत बोलते हैं बाद नारायण या व्यास। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। तो यही बोल रहे हैं, षड दर्शन और पुराणों का अंतिम संकलन का काल भी इसी को कहा जाता है। ठीक, मंदिरों का भी निर्माण बहुत यहीं पे हुआ है। ठीक, इन बातों का ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र पात्र प्रकृत भाषा का तथा अन्य पात्र संस्कृत का प्रयोग करते थे। संस्कृत को शुरू से ही बोला जाता था कि देवों की भाषा है संस्कृत भाषा, इसलिए यहाँ पे क्या स्त्री और शूद्र पात्र को क्या है, उसका यूज करने नहीं, उपयोग करने नहीं दिया गया है, प्राकृत भाषा का उपयोग करने दिया है। ठीक, संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में प्रथम अनुवाद मनुस्मृति का ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ है। बाद में अभिज्ञान शकुंतलम भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। ठीक, जो संस्कृत भाषा है उसका क्या है, यूरोपीय भाषा में प्रथम अनुवाद। ठीक, प्रथम अनुवाद इसमें प्रथम अनुवाद जो है मनुस्मृति का, संस्कृत जो ग्रंथ है ना, उसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद है। तो प्रथम अनुवाद किसका है, तो मनुस्मृति का हुआ है। क्या करके, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। बाद में फिर अभिज्ञान शकुंतलम जिसको कौन लिखे थे, कालिदास लिखे थे, फिर भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। ठीक, अब गुप्त प्रशासन कैसा है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर अन्य तथ्य, फिर खत्म ये चैप्टर। ठीक, अब देखिए उसके बाद गुप्त प्रशासन मौर्य की अपेक्षा कम केंद्रीकृत था। क्या बोल रहा है, मौर्यों की अपेक्षा कम केंद्रीकृत था। प्रांत भुक्ति कहलाते थे, प्रमुख उपरिक कहलाते थे। जैसे हम लोग उसमें देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य वाले में, महामात्र क्या होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, है ना। और जो शुल्काध्यक्ष होते हैं वो लोग क्या करते थे, व्यापारियों से क्या लेते थे, शुल्क लेते थे। ठीक, ये सब चीज भी उसमें हम लोग चर्चा किए थे, एमसीक्यू जब बनाए थे तब। प्रांत भुक्ति कहलाते थे, प्रमुख उपकारिक था। भुक्ति विषयों जिलों में विभाजित था। ये जो प्रांत भुक्ति है ना, ये जिलों में विभाजित था, इसका प्रमुख क्या कौन होता था, विषयपति होता था। ठीक, जो प्रांत होते हैं उसको भुक्ति, और वही भुक्ति के विषय में जो है वो जिलों में विभाजित है। जो भुक्ति है, प्रांत है ना, प्रांत किस में विभाजित है, जिलों में विभाजित है, और उनके हेड को विषयपति बोलते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कुल के हेड को कुलुप, है ना, कुल के हेड को, कुल के जो हेड है उनको क्या कुलुप करके पढ़े थे। ठीक, और कुलुप के हेड, फिर उसके बाद ग्राम के फिर क्या बनते थे, ग्रामपति, है ना, ग्रामणी। ठीक, उसके बाद ग्रामों के जो बहुत सारे ग्राम, उसके हेड, ये सब चीज देखे थे। विश्व के हेड विश्वपति, ये सारी चीज को हम लोग चर्चा किए थे किसमें, आपके ऋग्वैदिक काल में किए थे, है ना, ऋग्वैदिक काल में किए थे। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी वैसे ही बोला, गुप्त युग में भू राजस्व उपज का छठवां भाग था। जो भू राजस्व उपज होता है, भू राजस्व उपज, वो क्या है, छठवां भाग था करके बोल रहा है। तीन यात्री फहायान, इसका देख लेते कि 405 इसमें भारत आया था। फहायान के अनुसार समाज में एक वर्ग चंडाल था जो नगर के बाहर रहता था। जो फाहयान है, देखिए यहाँ पे फाहयान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही वहन सॉन्ग आएगा, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में भी बोलता है। छत्तीसगढ़ का क्या नाम है, किया सलो, शिव की अपनी किताब रचना करता है शिव की, किया सलो। छत्तीसगढ़ को कौशल बोलने हैं, किया सलो, ऐसे करके सब चीज देखने को मिलेगा। वैसे ही फहयान भी यहाँ के बारे में मत रखा है, क्या रखा है कि समाज में एक वर्ग चंडाल था जो नगर के बाहर रहता था। चंडाल वर्ग जो क्या था, समाज के बाहर रहता था। और नगर प्रवेश के पूर्व क्या करते थे, ये जो चंडाल है 3 बजाकर सूचना देता था। ठीक, कि हम लोग आ रहे हैं करके। ठीक, अब देखिए गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जावा, सुमात्रा, बोर्निया, चंपा, कंबोडिया भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। देखिए जिसको मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ ना, इंपॉर्टेंट नहीं है पर जानना है, क्यों कभी कूट बना के पूछ दिया तो हमको क्या होता है, हेल्प मिलता है, देखे रहते हैं, सुने रहते हैं। तो ठीक, क्या क्या बोल रहा है, गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्निया, चंपा, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का क्या हुआ है, विकास हुआ है।
भारत में सती होने का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। देखिए छत्तीसगढ़ भी पढ़ोगे तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख आप लोगों को देखने को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ोगे तो। ठीक वैसे ही यहाँ पे भारत में सती होने का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण पत्र एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिला है करके बोल रहा है। ठीक सती होने का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण, ठीक एरन अभिलेख, इन चीजों को भी याद रखिएगा। भारत में सती होने का सर्वप्रथम एरन अभिलेख इसी काल में मिला है आप लोगों को। कब मिला है? 510 ईस्वी में। ठीक और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एरन अभिलेख बोलते हो। ठीक क्या बोलते हो? एरन अभिलेख। अब चलते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं सदी में कुमारगुप्त के समय हुई। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जिसको अभी करंट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए हैं, उसका अभी मतलब कि अच्छे से उसको कितना मतलब डिजिटली टाइप का बनाया है, कितना अच्छा वो देखने को भी मिलता है जब उसको आप गूगल में सर्च करोगे तो, है ना? शिलान्यास रखे हैं उसका नालंदा लाइब्रेरी का। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं सदी में कुमारगुप्त के समय हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते थे। फाहियान भी यहाँ पे बौद्ध धर्म के को जानने के लिए आया था। वैसे ही कौन आता है? व्हेन-सांग आएगा आपका। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? और थोड़ा-सा पढ़ लेना। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक भागवत क्या है? भागवत संप्रदाय के प्रसार में। ठीक भागवत संप्रदाय के क्या है? प्रसार में गुप्तों का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। वैसे ही एक चीज और याद देखे थे हम लोग, बैक्ट्रियन और वाला पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें भी देखे थे कि भागवत धर्म स्वीकार किया था कौन? हेलोडोरियस, है ना? हेलोडोरियस जो दूत रहता है, किसका दूत रहता है? यूनानी शासक, तक्षशिला के यूनानी शासक का दूत जो मगध साम्राज्य में बैठता है ना? वो भी क्या करता है? भागवत धर्म को अपनाता है और गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर में स्थापित करवाता है। ठीक और उसी ही बेसनगर के अभिलेख में ये मिलता है कि किससे संबंधित है? वसुदेव से संदर्भित है करके। ठीक तो भगवत संप्रदाय का विकास भी गुप्तों के महत्वपूर्ण योगदान था। भगवत संप्रदाय का विकास भी गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन बात को याद रखिएगा। ठीक भागवत संप्रदाय का हम लोग ना थ्योरी तो नहीं पढ़े हैं, पर इसका एमसीक्यू जरूर लगाएंगे हम लोग भागवत संप्रदाय का, कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं करके। ठीक इन बातों को याद रखिएगा। भगवत संप्रदाय का हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो उससे हमारा थ्योरी पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ये जब हम लोग का प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गुप्त उत्तर काल पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हमारा पूरा प्राचीन इतिहास खत्म। फिर हम लोग एमसीक्यू लगा लेंगे, जैसे भगवत वाला संप्रदाय का बचा हुआ है उसका, और एक कंप्लीट पूरा सिंधु घाटी से लेके एक रिवीजन वाला एमसीक्यू भी ला देंगे। पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक उसके बाद देखते हैं मिड वेल का मध्य भारत का इतिहास स्टार्ट करने के लिए। ठीक है अब यहाँ पे देखिए शून्य का खोज किसने की? यह आज तक अज्ञात है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको, शून्य की खोज किसने की? यह आज तक अज्ञात है, परंतु शून्य के रूप में संख्या को स्वीकार करने वाला, ये शून्य है। ठीक शून्य के रूप में संख्या को स्वीकार करने वाला ब्रह्मगुप्त पहला गणितज्ञ था। यही ब्रह्मगुप्त अभी जस्ट ऊपर में देखे थे, यही क्या बताया था ब्रह्मगुप्त की? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, है ना? न्यूटन के पहले ही सर्वप्रथम बता दिया था कि जितनी भी चीजें हैं वो नीचे ही गिरती हैं, पृथ्वी के साइड ही गुरुत्व में गिरती हैं करके। ठीक अब देखिए अगला, शून्य एवं अनंत के बीच संबंध, शून्य और किसके? अनंत के बीच। ठीक अनंत के बीच, शून्य और अनंत के बीच संबंध एवं शून्य के गणितीय तात्पर्य समझने वाला भास्कराचार्य पहला गणितज्ञ था। भास्कराचार्य। ठीक इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो आपका इन्फिनेटिव करके बोलते हैं, शून्य और अनंत, है ना, के बीच संबंध एवं शून्य के गणितीय तात्पर्य को समझने वाला पहला गणितज्ञ कौन था? आपका भास्कराचार्य। ठीक और शून्य का खोज आज तक अज्ञात, परंतु शून्य के रूप में संख्या को स्वीकार करने वाला पहला कौन था? ब्रह्मगुप्त था। ठीक ब्रह्मगुप्त था। इन बातों को भी याद रखिएगा। ये वही ब्रह्मगुप्त है, वही है ना, जिसका भी जस्ट मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और न्यूटन के पूर्व ये बता दिया था कि सारी चीजें गुरुत्व की ओर गिरती हैं, पृथ्वी मतलब नीचे ही गिरेंगी कर। ठीक अब देखिए अगला, दशमलव पद्धति भारतीयों द्वारा ढूंढी गई है। इन बातों को भी याद रखिएगा। दशमलव पद्धति किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा ढूंढी गई है। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो दिनार कही गई। ठीक जो दिनार कही गई। ठीक जब हम लोग
इंडो बैक्टीरियाई पढ़ रहे थे, है ना? बैक्टीरियाई कौन? आपके अफगानिस्तान के शासक। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए करके उनके बारे में पढ़े थे जब एमसीक्यू लगाए थे तो। और भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन चलाए और शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए? तो कुषाण वंश का कनिष्क वाला जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे देखे थे। वैसे ही यहाँ पे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो क्या कहलाई दिनार कही गई करके किसमें देख रहे हैं हम? गुप्त साम्राज्य वाले में देख रहे हैं। ठीक, इन तीनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गुप्तों ने चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार बोलते थे, है ना? गुप्त क्या बोलते थे? चांदी के जो सिक्के होते हैं उसको रूपक और जो आपके सोने के जो सिक्के हैं उसको क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। इनको क्या किया? जारी करवाया। उसके बाद देखिए, गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपित बंदरगाह से संपन्न होता था। कहां से बोल रहा है? ताम्रलिपित बंदरगाह से संबंध क्या होता था? संपन्न होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग कौन कौन सा बंदरगाह देखे थे? आपका लोथल का देखे ना, गुजरात गुजरात लोथल का बंदरगाह, ये सब चीज हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार क्या कहाँ पे होता था? ताम्रलिपित बंदरगाह से होता था। ठीक, ताम्रलिपित बंदरगाह से, लिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूणों का आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिकाधिक निर्भर हो गए। देखिए क्या बोल रहा है? हूणों का अब आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था तो रोमन साम्राज्य एक तरीके से पूरा खत्म हो गया। वैसे ये जो गुप्त है, गुप्त की भी जो शक्तियां हैं वो कैसे निष्क्रिय हो जाती हैं? ये भी बार बार हूणों का आक्रमण होता है तो इनकी भी जो शक्तियां हैं वो बार बार क्षतिग्रस्त होने लगती है। फिर ये जो राज्य होता है बहुत ही क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है हूणों के आक्रमण के कारण ही। ठीक, इसका दमन कौन करेगा? स्कंद गुप्त करेगा। और सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण कब हुआ था करके देखे थे? कुमार गुप्त के समय में। ठीक, और दमन कौन करेगा? लास्ट स्कंद गुप्त करेगा। हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई, जो दक्षिण पूर्व एशियाई है व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। उसके बाद हूण मूलतः चीन की मंगोल जाति के थे। जो हूण थे वो कौन थे? चीन की मंगोल जाति। ये भी क्वेश्चंस बनता है आपका, वन लाइनर भी बनता है या कूट में भी दिया जाता है कौन सी जाति के थे? चीन की मंगोल जाति के थे। ये असभ्य, जंगली तथा बर्बर थे, है ना? ये जो हूण होते थे वो कैसे होते थे? जंगली, असभ्य, बर्बर थे। प्रमुख शासक इसमें पूछ दिया जाता है तो प्रमुख शासक क्या क्या लेना है? तोरमान और क्या है? मिहिर कुल। ठीक, तोरमान या मिहिर कुल। ठीक, हुड़ों के निरंतर आक्रमण से गुप्त साम्राज्य विखंडित हुआ। ये देखिए यहीं पे ही बोल दे रहा है। ठीक, क्या हुआ? हुड़ों के निरंतर आक्रमण से गुप्त साम्राज्य विखंडित हुआ। तोरमान हुड़ शासक था और स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। और सर्वप्रथम हुड़ों का आक्रमण किसके काल से हुआ था? कुमार गुप्त के काल से हुआ था। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। तो क्या क्या देखे हम लोग इसमें? कौन कौन से शासक के बारे में देखे? आपका श्रीगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम देखे और इसी में क्या बताया कि गुप्त संवत आरंभ किए हैं कब? 320 ईसा ईस्वी में। ठीक, उसके बाद समुद्रगुप्त को देखे। समुद्रगुप्त को हम लोग जब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं तो भी इनके बारे में देखने सुनने को मिलता है कि ये दक्षिणापथ विजय के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ के कौशल राज्य के महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज को हराते हैं ना। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, उसी को ही क्या बोलते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति। और लेखक कौन है? हरिशेन। 5 भागों में बांटे हैं विजय को। ये रिविजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। ठीक, तो समुद्र की विजय 5 भागों में बांटी जा सकती है। तो क्या क्या है आपका? आर्यवत की विजय, है ना? सीमांत राज्य जो सीमा में बसे हैं वो राज्य। अटविक राज्य जो वन क्षेत्र वाले हैं, आपके जंगल वाले हैं क्षेत्र, वो दक्षिणापथ विजय में देख ही लिए कि छत्तीसगढ़ भी आता है आपका दक्षिणापथ विजय के दौरान। और विदेशी राज्यों पर विजय। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन क्या बोलता है कि गया में मुझे बौद्ध जी का मंदिर बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए? अनुमति। ठीक, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? शक शासक को और अपने कायर भाई रामगुप्त को मार के किससे विवाह करता है? ध्रुव देवी से। ठीक, इसका विवरण कहाँ पे मिलता है? विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब हम लोग संगम काल का भी रिवीजन नहीं कर पाए हैं। ठीक, संगम काल पढ़े थे उसमें तो चेर चोल ये सब राजा के बारे में पढ़े थे ना। चेर चोल पांड्य ये 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है आपको। तो लाल चेर जो होता है वो क्या करता है? पत्नी की अपने पत्नी के लिए क्या बनाता है? मंदिर, है ना? वो अपनी पत्नी को क्या मानता था? पूजनीय मानता था। स्त्री को क्या मानता था? पूजनीय मानता था। इन चीजों को भी हम लोग क्या किए थे? थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, जो संगम काल है आपका उसका। ठीक, उसके बाद देखिए, ये देखिए गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर बाद में किसको बनाया? उज्जैनी को बनाया है। ये चीज का वर्णन है इसमें। नवरत्न, नवरत्न में देखे थे हम लोग कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह। कालिदास कौन थे? आपके कवि हैं, है ना? संस्कृत के कवि। वराहमिहिर कौन है? आपके खगोल शास्त्री, गणितज्ञ। अमर सिंह कौन है? संस्कृत के कोशगार हैं, कवि हैं। और वेताल भट्ट कौन है? जादूगर था। धनवंतरी कौन है? आपके चिकित्सक है। तो ये आपके क्या है? नवरत्न है। इसमें हम लोग छप्परनक करके भी देखे थे, कौन थे वो? ज्योतिष थे। शंकु करके देखे थे, कौन थे? वास्तु शास्त्र थे। ठीक,
उसके बाद देखिए इसके काल में कौन आता है? चीनी यात्री फाहियान आता है, कब आता है? 405 ईसा पूर्व में आता है, जैसे अभी व्हेनसांग आएगा आगे, ठीक? उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कौन है? कुमारगुप्त शासक बनता है। तो घोड़ों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके काल में होता है? कुमारगुप्त के काल में, और दमन कौन करता है? लास्ट स्कंदगुप्त करता है, ठीक? उसके बाद देखिए सांस्कृतिक विरासत, तो गुप्त काल जो है उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग भी बोला जाता है। क्यों स्वर्ण युग बोला जाता है? कि इसमें सांस्कृतिक विकास बहुत ज़्यादा ही हुआ है, ठीक? इसका विस्तार, प्रचार-प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है। गुप्तकालीन चित्रकला कहाँ से मिल जाएँगे आपको? अजंता, महाराष्ट्र, एलोरा से मिल जाएँगे, ठीक? और जैन वाले में भी देखे थे कि एलोरा में इंद्र सभा करके भी देखने को मिलता है करके। अब मूर्तिकला के केंद्र कहाँ-कहाँ? सारनाथ और मथुरा में, ठीक? और मूर्तिकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? सुल्तानगंज में। और खड़ी हुई मूर्ति बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति कहाँ पे देखने को मिलती है? कुषाण वंश में, है ना? कनिष्क वाला जब पढ़े थे वहाँ पे। और यहाँ पे तांबे की मूर्ति, बुद्ध की तांबे की मूर्ति जो अभी वर्तमान में कहाँ है? बकिंघम संग्रहालय में, ठीक? कहाँ का उदाहरण है ये? गुप्त कला का। मंदिर निर्माण कला भी इसी काल में विकसित हुई है। उसका उदाहरण क्या बोल रहे हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक? और महरौली का जो जंग रहित लौह स्तंभ है, वो भी उन्नत धातु कला का उदाहरण है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का, ठीक? आर्यभट्ट आ गए। आर्यभट्ट 9 रत्नों में शामिल नहीं है। आर्यभट्ट क्या है? गणितज्ञ और खगोल है। यही 3.14 का मान बताए हैं। पाई का सर्वप्रथम। और सूर्य जो है, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितना? 365 1 साल 36 दिन का समय लेती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण भी कौन किए हैं? आर्यभट्ट किए हैं। चंद्र ग्रहण जो सूर्य ग्रहण होता है उसका भी विश्लेषण कौन किए हैं? आपके आर्यभट्ट किए हुए हैं। अब देखिए वराहमिहिर, वहाँ वराहमिहिर का देख लिए थे, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री थे, 9 रत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। उसने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में खगोल और वनस्पति और भूगोल से संबंधित विवरण दिए। तो हम लोग को क्या याद रखना था? बृहत संहिता और कौन? पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का। और न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त क्या किए? बता दिए थे कि पृथ्वी जो है सारी चीज़ जो है पृथ्वी गुरुत्व के कारण गिरती है। गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा बन गई, पर वहीं जो महिलाएँ होती हैं नाटक में जैसे है, तो महिलाएँ और शूद्र को प्राकृत भाषा का उपयोग करना होता था और बाकी लोग क्या यूज़ करते थे? संस्कृत यूज़ करते थे, आगे देखने को मिलेगा वो चीज़। और प्रमुख रचना एवं रचनाएँ तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकग्निमित्रम और ऋतुसंहार, है ना? विशाख दत्त का देखे थे मुद्रा राक्षस, जिसके विशाल है दाँत, किसके? राक्षस के, मुद्रा राक्षस, ठीक? तो मुद्रा राक्षस मौर्य वंश के बारे में है। देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त वंश के बारे में है। शूद्रक क्या है? मृच्छकटिकम, अमरशी, अमरकोश। अमरशी कौन था? संस्कृत कोशागार था, कवि था, 9 रत्नों में से एक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु वही बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूर भी संध्या जो भी थी, है ना? और विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? वर्णन है। षड्दश दर्शन, षड्दश दर्शन में क्या-क्या देखे थे? गौतम जी का न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कणाद का, कपिल सांख्य दर्शन कपिल का, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, है ना? कपिल सांख्य दर्शन कपिल का, जैमिनी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा किसका? वेदांत, उसी को बाद नारायण या फिर व्यास या वेद व्यास बोलते हैं, ठीक? ठीक, वेदांत को ही क्या बोलेंगे? उत्तर मीमांसा बोलेंगे। और इसकी रचना कौन किए थे? व्यास या वेद व्यास या बदनारायण भी बोलेंगे, ठीक? बातों को भी याद रखिएगा। अब देखिए फिर उसके बाद यही देखिए संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्र क्या यूज़ करेंगे? प्रकृत भाषा। और अन्य पात्र क्या यूज़ करेंगे? संस्कृत। संस्कृत ग्रंथ में यूरोपीय भाषा में संस्कृत जो ग्रंथ है उसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है, तो किसका? मनुस्मृति का पहले हुआ है, तो उसी का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, एकोड ऑफ जेंटुलॉज, ठीक है? एगोड ऑफ जेंटुलॉज। अभिज्ञानम शकुंतलम का भी और भगवत गीता का भी अनुवाद हुआ है। गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन जो है मौर्य से अपेक्षाकृत कम था, केंद्रीकृत। और प्रांत को क्या बोलेंगे? भुक्ति। और यही भुक्ति क्या है? जिलों में विभाजित था। इसका प्रमुख कौन होता था? विषयपति, ठीक? गुप्त युग में भू राजस्व क्या है? उपज का 6वां भाग दे रहे हैं। चीनी यात्री फाहियान आया, कब आया? 405 करके बता रहा है। और फाहियान क्या के अनुसार क्या बोला जाता है कि एक वर्ग चंडाल होता था जो कहाँ रहता था? नगर के बाहर रहते थे, और वो जब नगर में प्रवेश करते थे तो टीन को बजा के क्या करते थे? सूचना देते थे, ठीक? और ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था आपका एरन अभिलेख। भानुगुप्त का भी एरन अभिलेख जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़े तो वहाँ भी ये चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिलता है। हो रहा है भारत में सती होने का सर्वप्रथम जो अभिलेख है एरन अभिलेख, वो भी कहाँ यहीं से मिलता है आपको 510 ईस्वी में, ठीक? नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत कुमारगुप्त के समय में हुई थी, कब? 5वीं सदी में हुई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। बहुत सारे लोग बाहर से विदेशों से अध्ययन करने के लिए इसमें आते थे नालंदा में। वैसे ही आपका व्हेनसांग भी आएगा आगे।
कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए। भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान है बोल रहे हैं, और यही भगवत संप्रदाय में हम लोग देखे थे आपका क्या बोलते हैं, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है ना, बैक्ट्रियाई इंडो ग्रीक बैक्ट्रियाई वाले जो पढ़े थे उसमें, ठीक। यूनानी शासक जो तक्षशिला का जो यूनानी शासक होता है, उसका जो दूत होता है कौन, हिलोडियस करके, है ना, हिलोडियस, हिलियोडोरस करके जो दूत होता है, वो क्या करता है, भागवत धर्म को अपनाता है, भागवत धर्म को, और क्या करता है, गरुड़ स्तंभ लेख का बेसनगर में क्या करवाता है, और स्थापित करवाता है, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। भगवत संप्रदाय का हम लोग एमसीक्यू में देख लेंगे, ठीक। थ्योरी में उतना नहीं पढ़े भगवत संप्रदाय, तो हम लोग एमसीक्यू करेंगे उसका, ठीक। शून्य का खोज किसने की, यह आज तक अज्ञात है, लेकिन शून्य को संख्या के रूप में कौन अपनाता है, आपका ब्रह्मगुप्त। और यही ब्रह्मगुप्त कौन है, यही ब्रह्मगुप्त कौन है, जो कि न्यूटन का सिद्धांत दिया है आपका, है ना। न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, सारी चीजें गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं करके, ठीक। शून्य और अनंत के बीच, शून्य और अनंत, उसी को इन्फिनिटी इन्फिनाइट भी बोला जाता है, के बीच संबंध एवं शून्य के गणितज्ञ, तात्पर्य समझने वाला भास्कराचार्य गणितज्ञ थे, ठीक। शून्य एवं अनंत के बीच संबंध, उसको समझने वाले, शून्य के गणितीय तात्पर्य समझने वाले कौन थे, भास्कराचार्य। दशमलव पद्धति भी भारतीयों द्वारा ढूंढी गई है। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो दिनार कही गई, और सर्वप्रथम भारत पर सोने की सिक्के चलवाए करके आएगा, तो क्या आंसर आएगा, इंडो बैक्ट्रियाई वाला जब पढ़े थे वो वाला आ जाएगा। और शुद्ध सोने के सिक्के बोलेगा तो क्या आ जाएगा आपका, कुषाण कनिष्क वाला जो पढ़े थे वो, ठीक। गुप्तों ने चांदी के सिक्के को क्या बोले थे, रूपक, और सोने के सिक्कों को क्या, दिनार। गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपित बंदरगाह से संपन्न होता था, ठीक। गुप्त काल में अधिकांश जो उत्तर भारतीय व्यापार कहाँ से होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संपन्न होता था। उसके बाद देखिए, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिकाधिक निर्भर हो गए, ठीक। हूण आक्रमण से। और हूण कौन होते थे, चीन की मंगोल जाति, ये भी क्वेश्चंस बनता है। आसभ्य होते हैं, जंगली होते हैं, बर्बर होते हैं। प्रमुख शासक को याद रखना था, तोरमान मिहिरकुल। और उसके बाद गुप्त साम्राज्य क्या है, हूणों के बार बार आक्रमण होने से ही क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और हूणों का आक्रमण सर्वप्रथम बोले जाएगा तो कुमार गुप्त के समय में, और दमन कौन करेंगे, स्कंदगुप्त, ठीक। हूणों क्या करेंगे, पराजित करेंगे। वैसे ही हूणों आप लोग क्या बोलते हैं, पिंडारियों के बारे में भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। पिंडारियों का आक्रमण मराठा शासनकाल जब पढ़ोगे छत्तीसगढ़ अध्ययन में, है ना, तो ये सारी चीजें थी। तो हमारा गुप्त साम्राज्य क्या है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इसका एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक। फिर वहां भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो रिवीजन करते रहिए, पूरा आप लोगों का प्राचीन इतिहास खत्म होने वाला है। एक लेक्चर बस और आएगा, गुप्त उत्तर काल आप लोगों का, ठीक। फिर उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास पूरा खत्म। भागवत संप्रदाय वाला जो है उसका एमसीक्यू में हम लोग इसका डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताइएगा, मैं खुद उसमें आके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, ठीक।